हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 1 बेसिकली एक समरी लेक्चर था जिसमें ओवरऑल स्टेट ऑफ इकोनॉमी को हमने काफी डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया। मुझे लगता है जो इंफॉर्मेशन आपको फर्स्ट लेक्चर से मिली होगी, खासतौर से ओवरऑल ट्रेंड्स क्या हैं ग्रोथ के, क्या प्रोजेक्शंस हैं 2022, 23, 23, 24 के लिए, साथ ही साथ जो सेक्टरल ट्रेंड्स हैं, मतलब अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे हमारा प्राइमरी सेक्टर हो एग्रीकल्चर, उसके अलावा इंडस्ट्री एंड देन सर्विसेज सेक्टर, किस तरीके से पैंडेमिक की वजह से हिट हुए, क्या बेसिकली ट्रेंड्स देखने को मिले हैं और फ्यूचर में क्या उनको लेके डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्शंस हैं। चाहे बात हो जाए रबी क्रॉप की, खरीफ क्रॉप की, जीवीए में उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्या ग्रोथ रेट रहा एग्रीकल्चर का, किस तरीके से सबसे कम इंपैक्ट हुआ एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्री कैसे नेगेटिवली इंपैक्ट हुई कोरोना की वजह से, सिमिलरली सर्विसेज सेक्टर में भी मेजर नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिले हैं पैंडेमिक की वजह से या कोविड-19 के नेगेटिव इंपैक्ट की वजह से। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से डिमांड ट्रेंड्स उभरते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा जो स्ट्रैटेजीज हैं, चाहे वो सेफ्टी नेट्स हो जो गवर्नमेंट ने इमीडिएटली रोल आउट करना शुरू किया जैसे ही पैंडेमिक ने हिट किया, और ओवरऑल जो एजाइल रिस्पॉन्स जिसको कहा जा रहा है, उसके क्या की कंपोनेंट्स रहे गवर्नमेंट रिस्पॉन्स के। इसके अलावा वैक्सीनेशन जो जनरली एक हेल्थ रिस्पॉन्स के रूप में देखी जाती है, उसको हेल्थ के साथ पैंडेमिक के इंपैक्ट की वजह से एक मेजर इकोनॉमिक रिस्पॉन्स के रूप में भी देखा जाना चाहिए। इसके अलावा फिर हमने बात की ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, क्योंकि इंडिया के डोमेस्टिक फैक्टर्स तो हमारी इकोनॉमी को इंपैक्ट करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल ट्रेड है, ग्लोबल ट्रेड है, थ्रेट्स हैं, सप्लाई चेन हो, सेमीकंडक्टर की सप्लाईज हो, इसके अलावा क्योंकि इकोनॉमीज फिर से रिकवर करना शुरू कर चुकी हैं, तो सारे के सारे सेंट्रल बैंक्स या गवर्नमेंट्स फिर से लिक्विडिटी स्क्वीज आउट करना शुरू कर चुके हैं मार्केट से, जिसका इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी या जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट इंडिया में भी देखा जा सकता है। इसके अलावा वर्ल्ड ओवर इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो बात हो जाए सीपीआई की या होलसेल प्राइस इंडेक्स की। सीपीआई हमने देखा रफली 5.6% के आसपास है। होलसेल प्राइस इंडेक्स या होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन ऑलरेडी डबल डिजिट में रन कर रहा है, जो कि गवर्नमेंट को, आरबीआई को, सभी को एक मेजर हेडेक के रूप में देखना पड़ रहा है। अभी जो लेक्चर नंबर 2 है या लेक्चर नंबर 2 है, वो बेसिकली सेकंड लेक्चर है 10 लेक्चर्स की इस सीरीज में, जिसमें हम इकोनॉमिक सर्वे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टर्म्स जो कि इंडियन इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, उनको भी कवर करते हुए आपसे डिस्कस करेंगे। आज का जो लेक्चर है, जैसा हमने लेक्चर नंबर 1 में बताया, आज हम डिटेल में बात करेंगे फिस्कल डेवलपमेंट्स में। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो जाए सबसे पहले ओवरऑल समरी के साथ, उसके बाद फिर हम डिटेल में डीप डाइव करेंगे कि क्या फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी रही है इंडिया की, खासतौर से पैंडेमिक के आउटब्रेक के बाद। इसके बाद जो अलग अलग फिस्कल इंडिकेटर्स हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टैक्सेस, टैक्स रिसीट्स, नॉन टैक्स रिसीट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सभी के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। 2021-22 के दौरान क्या स्टेटस रही इंडियन इकोनॉमी की। फिर हम थोड़ा सा जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स हैं गवर्नमेंट फाइनेंसेस में, सेंटर के, स्टेट्स के और जनरल गवर्नमेंट के, उसके बारे में आपके साथ एक शॉर्ट डिस्कशन हो जाए। और लास्ट में हम रैप अप करेंगे आज के लेक्चर को पॉलिसी जो मेजर्स हैं जिससे गवर्नमेंट स्पेंडिंग की एफिशिएंसी को और ज्यादा बढ़ाया जा सके, वो कौन कौन से मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट लगातार लेने में लगी हुई है, ताकि जो भी पैसा गवर्नमेंट खर्च करे, जो भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो, उसका इंपैक्ट, उसका फायदा और भी ज्यादा हम एनहेंस कर सकें दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2021-22। सबसे पहले अगर हम समरी में देखें तो एक्चुअली जो पैंडेमिक सिचुएशन इवॉल्व होने लगी इंडिया में ग्लोबली, उसमें गवर्नमेंट की जो एजाइल पॉलिसी रही रिस्पांस में, वो जनरली बाकी कंट्रीज ने जो वाटरफॉल स्ट्रैटेजी का मतलब है कि आप एक्चुअली उसको फ्रंट लोड कर देंगे स्टिमुलस को, मतलब आप शुरुआत से ही स्टिमुलस पैकेज देने लग जाएंगे इकोनॉमी के। उसके बजाय इंडिया ने थोड़ी सी डिफरेंट पॉलिसी अडॉप्ट की। इंडिया की जो एजाइल पॉलिसी रही, उसमें जैसे ही लॉकडाउन लगना शुरू हुआ या कोविड-19 ने हिट किया, इकोनॉमिक स्टिमुलस से पहले गवर्नमेंट ने इंश्योर किया कि जो वनरेबल सेक्शंस हैं, माइग्रेंट लेबरर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, उनके लिए सबसे पहले सेफ्टी नेट्स क्रिएट किए जाएं, खासतौर से सोसाइटी के लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए। और जब उनके लिए सेफ्टी नेट्स इन प्लेस हम रख दें, उसके बाद हमारी इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए फिर हम स्टिमुलस पैकेज को लॉन्च करना शुरू करें।
और इस वजह से अगर हम फिस्कल फ्रंट में देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर Q1 Q2 हो 2021-22 उसके बाद लगातार जैसे ही लॉकडाउन हटा और मोमेंट वापस से नॉर्मल होने लगा कंटेनमेंट जोन्स में एटसेट्रा, उसके बाद से लगातार हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट की बढ़ोतरी देख रहे हैं। और जो Q3 में 2020-21 में हमने जैसे ही हेल्थ रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस में रिलैक्सेशन देखा और कैपिटल स्पेंडिंग में एक मेजर बूस्टअप देखने को मिला है। जो स्टिमुलस मेजर्स हैं जो 2021-22 में अनाउंस किए गए हैं उसमें कई सारे लिक्विडिटी एनहांसिंग और इन्वेस्टमेंट को कैसे बूस्ट किया जाए उससे रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा स्टेप माना जाता है गवर्नमेंट के जो PLI स्कीम्स हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, मतलब 13 डिफरेंट सेक्टर्स में 1.97 लाख करोड़ की जो स्कीम्स हैं उनका ऑब्जेक्टिव यही है कि जिन भी सेक्टर्स के लिए PLI स्कीम्स को लॉन्च किया गया है वो आपके प्रोडक्शन के लिए या प्रोडक्शन के साथ या आपकी सेल्स के साथ या आप टोटल वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं पर यूनिट के हिसाब से या ओवरऑल वॉल्यूम के हिसाब से आपको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। और इनके थ्रू डिफरेंट क्रेडिट गारंटी स्कीम्स, इसके अलावा एक्सपोर्ट बूस्टिंग इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं उसकी वजह से भी माना जा रहा है कि जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ 2021 में मेजर कॉन्ट्रैक्शन हम लोगों ने विटनेस किया, लेकिन 21-22 में इकोनॉमी फिर से ओपन अप होने लगी और हमारी जो एजाइल पॉलिसी रही जिसमें हमने सबसे पहले सेफ्टी नेट्स इंश्योर करना शुरू किया हमारी वनरेबल पॉपुलेशन को और उसके बाद स्टिमुलस पैकेज देना शुरू किया, उससे ऐसा लगता है कि हमारे रेवेन्यू, चाहे रेवेन्यू रिसीट्स हो, टैक्सेस हो, इन सभी में लगातार एक अच्छी बढ़ोतरी दिखाई देने लगी है। इनफैक्ट अगर आप अप्रैल से नवंबर 2021 की बात करें और रेवेन्यू रिसीट्स की आप बात करें कि रेवेन्यूज के रूप में हमको कितना बेसिकली फंड जनरेट हुआ है, अमाउंट जनरेट हुआ है गवर्नमेंट के खाते में, तो ऐसा लगता है कि अप्रैल और नवंबर 2021 के बीच में ऑलरेडी हमारा जो रेवेन्यू रिसीट का खाता है वो 67.2% पिछले साल के मुकाबले बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एस्टीमेट सिर्फ 9.6% के आसपास की ग्रोथ का था, उसके मुकाबले हमारे रेवेन्यू रिसीट 67.2% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, दोनों ही टैक्स कलेक्शन में लगातार हमको बायोंसी या बेटर कलेक्शन हमको दिखाई देने लगा है। इसके अलावा जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज हैं, क्योंकि आपके जो टोटल ओवरऑल रेवेन्यूज हैं वो 3-4 डिफरेंट कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हैं, उनको डिटेल में थोड़ी देर में आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पे टैक्स रेवेन्यूज का मतलब है आपके डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, और नॉन टैक्स रेवेन्यूज में कई सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं, जिसमें एक मेजर कंपोनेंट अब बन गया है कि आरबीआई के पास जो सरप्लस होता है उसको आरबीआई अब गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास एडिशनल फंड्स अवेलेबल हो जाते हैं, जिससे अपनी फिस्कल पॉलिसी को, फिस्कल प्रूडेंस को या फिस्कल डेफिसिट को मैनेज कर सके और उस पैसे को डिफरेंट स्कीम्स में हम लगा सके। इसका मतलब हमारा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, हमारा इनडायरेक्ट कलेक्शन दोनों ही बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हमारा जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, खासतौर से आरबीआई का जो सरप्लस है, उसके और आ जाने से हमारा ओवरऑल जो रेवेन्यू पूल है उसमें भी एक सब्सटेंशियल इंक्रीज देखा हुआ जा रहा है। जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है इस पर्टिकुलर पीरियड के, उसमें ईयर ऑन ईयर मतलब पिछले साल के मुकाबले 50% से भी ज्यादा की ग्रोथ हमको दिखाई देती है दोस्तों। और अगर एक मेजर रिफॉर्म जीएसटी की अगर हम बात कर लें, उसके कलेक्शंस की बात कर लें, तो जुलाई 2021 से ही लगातार पर मंथ का जो कलेक्शन है जीएसटी का वो 1 लाख करोड़ पर मंथ से भी ज्यादा हमको कंसिस्टेंट बेसिस पे दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट जो लेटेस्ट कलेक्शन हमने देखा है नवंबर दिसंबर 2021 में, वो रफली 1.3 लाख करोड़ के आसपास देखा गया है सिंपली जीएसटी कलेक्शन। जो इंपैक्ट रहा सेकेंड वेव का, कोरोना का जीएसटी कलेक्शन, वो ऐसा लगता है कि फर्स्ट वेव के मुकाबले काफी कम देखने को मिला, क्योंकि सेकेंड वेव के दौरान बहुत ज्यादा लॉकडाउन्स नहीं किए गए, बिजनेसेस कम इंपैक्ट हुए, इकोनॉमी ज्यादातर ओपन रही। इसकी वजह से हमारे जीएसटी कलेक्शन या इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट होती हुई हमने सेकेंड कोरोना वेव में नहीं देखी। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट चीजें जो एक्चुअली आपकी फिस्कल पॉलिसी को इमीडिएटली इंपैक्ट करती हैं, वो है हमारी न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी
और एसेट मोनेटाइजेशन स्ट्रेटेजी, ये गवर्नमेंट ने दोनों इंट्रोड्यूस की, जिससे गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट है प्राइवेटाइजेशन की तरफ और स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ उसको और आगे बढ़ाया जा सके, ताकि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं जिनको मोनेटाइज करके या जिनको सेल करके स्ट्रेटेजिकली डिसइन्वेस्ट करके गवर्नमेंट फंड्स जनरेट कर सके, जिनको अलग अलग प्रोजेक्ट्स में हम लगा सकें, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में लगा सके, इन सभी चीजों के लिए भी फंड्स आते हुए दिखाई देते हैं। एक क्लासिक एग्जाम्पल, एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल इस पूरी प्रोसेस में, खासतौर से स्ट्रेटेजिक डिसीजन की बात हो जाए तो कई सालों से जो ये कोशिश की जा रही थी कि एयर इंडिया को कैसे प्राइवेटाइज किया जाए, उसमें भी गवर्नमेंट ने पिछले साल मेजर सक्सेस देखी है। और पिछले हफ्ते ही फाइनली गवर्नमेंट ने एयर इंडिया की चाबी टाटा, जो उनके नए ओनर हैं, उनको सौंप दी है। दो इसके बड़े फायदे हैं। एक तो प्राइवेटाइजेशन की वजह से एयर इंडिया के गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिलेगा वो तो है ही है, लेकिन मार्केट को भी एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल जाएगा कि गवर्नमेंट एक्चुअली बहुत सीरियस है, कंसिस्टेंट है, जहां तक बात हो जाए स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की और प्राइवेटाइजेशन ड्राइव की, ताकि बाकी सेक्टर्स में भी प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट कैपिटल्स और ज्यादा बेसिकली इन्वेस्ट होना शुरू हो जाए, आना शुरू हो जाए। इसके अलावा जो एक्सपेंडिचर पॉलिसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की 2021-22, उसमें एक मेजर एम्फेसिस रहा है, जैसा हमने लेक्चर 1 में भी बात की, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि आप उन चीजों पे चीजों को स्पेंड करेंगे, पैसा खर्च करेंगे जो एक्चुअली आपके लिए लॉन्ग टर्म एसेट्स क्रिएट करें। हो सकता है एक्सप्रेसवेज हो सकता है पावर ट्रांसमिशन लाइंस हो सकता है मेट्रोज हो सकता है हाईवेज हो। इसके अलावा ऐसी कोई भी बड़ी इंडस्ट्री एक्सेट्रा जो एक कैपिटल एसेट के रूप में आप स्टैब्लिश कर सकते हैं, गवर्नमेंट का लगातार फोकस उस पर बना हुआ है। इसके अलावा गवर्नमेंट का फोकस इस पे भी है कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को तो बढ़ाएं, लेकिन इसके अलावा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको ज्यादा प्रोडक्टिव कैसे करें, कैसे 1 रुपया अगर हम खर्च करें तो उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा गवर्नमेंट को हो, आम पब्लिक को हो। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो लगातार 2021-22 के 3 क्वार्टर्स जो हमने विटनेस किए हैं उसमें लगातार बढ़ोतरी होते हुए दिखाई देते हैं। अप्रैल नवंबर 2021 के पीरियड की अगर हम बात कर लें तो आपके हिसाब से जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है रफली कितना बढ़ा होगा? 13.5% पिछले साल के उसी पीरियड के दौरान। और जो मेजर फोकस है इस पूरे इंक्रीज बढ़े हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर का, वो ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, जैसे रोड्स हो, हाईवेज हो, रेलवेज हो, हाउसिंग हो और अर्बन अफेयर्स हो। इस पे सबसे ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। इसका मतलब जो इंक्रीज है कैपिटल एक्सपेंडिचर में पिछले साल के मुकाबले ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के हिसाब से वो सब्सटेंशियल है। और गवर्नमेंट का बिल्कुल फोकस है कि इसको हम उन चीजों में लगाएं जो एसेट तो क्रिएट करें ही करें, लेकिन आने वाले फ्यूचर के लिए, आने वाली फ्यूचर ग्रोथ के लिए भी हमारी कंट्री को, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारे फाउंडेशन को एक ऐसा सॉलिड बेस दे दें जिस पे हम आगे लगातार और रोबस्टली बिल्ड करते चले जाएं। तो दो अच्छी न्यूज, एक तो हमारा रेवेन्यू कलेक्शन सस्टेनेबल बेसिस पे, चाहे डायरेक्ट टैक्सेस हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो और आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर एटसेट्रा से जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज हैं उसमें लगातार बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। उसके अलावा जो रेवेन्यू एडिशनल आ रहे हैं उसको बहुत टारगेटेड तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर या टारगेटेड एक्सपेंडिचर पॉलिसी के थ्रू उन चीजों में हम फोकस कर रहे हैं जिससे इस बार तो फायदा हो ही हो, लेकिन अगले कई डिकेड्स के लिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाए, कैपिटल एसेट्स क्रिएट हो जाएं जो कंट्री हमेशा हमेशा के लिए यूटिलाइज कर सके। अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात देखें अप्रैल से नवंबर 2021 के बीच में, तो रफली जो बजट एस्टिमेट है उसका 46.2% के आसपास है, जो एक्चुअली अगर पिछले साल की आप बात देख लें 2020-21 उसका सिर्फ 1/3 ही है। इसका मतलब 2021-22 का जो पीरियड रहा उसमें कहीं ज्यादा बेटर फिजिकल प्रूडेंस देखी चली जा रही है। जो फिजिकल डेफिसिट है जो करंट ईयर में बेसिकली बजट किया गया है वो ऐसा लगता है कहीं ज्यादा रियलिस्टिक है, कहीं ज्यादा बेसिकली प्रैक्टिकल है। इसमें बहुत सारी चीजों को अकाउंट में लिया गया है कि जो फूड सब्सिडी है, जो एक सिग्निफिकेंट पार्ट बन गया है हमारी स्पेंडिंग का, जिसके बारे में डिटेल में थोड़ी देर में आपसे बात करेंगे, उन सभी चीजों को भी अकाउंट में लिया जाए। और कई सारी चीजों को खासतौर से जब पेंडेमिक ने हिट किया, गवर्नमेंट को बोरोइंग्स के लिए जाना पड़ा, उधार लेना पड़ा पैसा कोविड-19 को रिस्पॉन्ड करने के लिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज बंद हो गई, लॉकडाउन लग गया, रेवेन्यूज में डिप आ गया, लेकिन गवर्नमेंट को हेल्थ स्पेंडिंग के लिए, सेफ्टी नेट्स के लिए, एजाइल स्ट्रेटेजी के लिए और रिसोर्स की जरूरत पड़ी। तो उस वक्त जब गवर्नमेंट ने बोरोइंग्स करना शुरू की बाहर से, तो हमारा जो एक्चुअली फिजिकल डेफिसिट रहा, बोरोइंग्स रही, वो रफली डेट रही जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो 49.1% के आसपास पहुंच गई, 59.3% के आसपास 2021-22 में पहुंच गई।
लेकिन अब ऐसी उम्मीद है क्योंकि इकोनॉमी फिर से रिकवर होने लगी है, चीजें ओपन अप होने लगी हैं, टैक्सेस लगातार बढ़ रहे हैं, कॉर्पोरेट्स के प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं, तो उससे ये जो फिस्कल डेफिसिट या जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट डेट है जो 59.3% देखा गया 2020-21 में, ये अब लगातार फिर से डिक्लाइनिंग ट्रेजेक्टरी या फिर से कम होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो जनरल गवर्नमेंट फाइनेंसेस हैं उनमें भी पूरी उम्मीद है कि 2021-22 में एक मेजर कंसोलिडेशन देखा जाएगा। आगे आने वाले कुछ मिनटों में डिटेल में एक एक करके डाइसेक्ट करके आपको कुछ नंबर्स के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि चीजें किस तरीके से स्टैक्ड अप हैं और फ्यूचर में किस डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उम्मीद यह भी है कि जब इकोनॉमी ओपन अप होगी तो हमारा जो डेफिसिट है या डेट इंडिकेटर्स हैं वो 2022-23 में और ज्यादा कंसोलिडेट हो जाएंगे, फेवरेबल हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो दोस्तों, फिस्कल पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल पिक्चर 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू हम समराइज कर सकते हैं। पहली बात कि 2020-21 में मेजर इंपैक्ट देखा गया कोरोना का, लेकिन 21-22 में इंपैक्ट काफी कम देखा गया। चाहे डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो, दोनों में बेटर कलेक्शन देखा जा रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, अब मेन फोकस उस पर है। ज्यादातर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंटेंस सेक्टर्स पे है, हाउसिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड्स एटसेट्रा एटसेट्रा, रेलवेज हो, एटसेट्रा एटसेट्रा पे ज्यादा बेसिकली फोकस है गवर्नमेंट का। 2019-20, 2020-21 में हमने जो हमारा गवर्नमेंट डेब्ट है उसमें एक इंक्रीज देखा है, लेकिन 2021-22 में वो कम होता हुआ, कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई देता है और एक्सपेक्टेशन है कि 2022-23 में वो और भी ज्यादा कंसोलिडेट होगा और भी ज्यादा कम होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, अब जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है उसके जो बेसिकली फिजिकल डिसिप्लिन के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उसके बारे में एक इंपॉर्टेंट डीप डाइव हो जाए। सबसे पहले जब कोरोना ने हिट किया तो अलग अलग कंट्रीज ने, ग्लोबली, इंडिया एटसेट्रा, सभी ने अपनी अपनी डिफरेंट टाइप की रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी को बनाया। ज्यादातर कंट्रीज ने वाटरफॉल स्ट्रैटेजी को फॉलो किया, जिसमें शुरुआत से ही मेजर तौर पर फ्रंट लोड किया डिफरेंट इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस को। मतलब इससे पहले कि वनरेबल सेक्शंस के लिए सेफ्टी नेट्स लाए जाएं, ज्यादातर कंट्रीज ने जैसे ही लॉकडाउन हुआ या उसके बाद जैसे ही चीजें ओपन अप होने लगी, सबसे पहले शुरुआत से ही इकोनॉमिक फिस्कल पॉलिसीज को स्टिमुलस के थ्रू और ज्यादा रिवाइव करने की कोशिश की। इंडिया ने थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लिया। इंडिया ने एजाइल पॉलिसी रिस्पॉन्स लिया, जिसके थ्रू सबसे पहले ऐसे सेक्शंस जो कि वनरेबल हैं, ऐसी छोटे बिजनेसेस, एमएसएमईज एटसेट्रा, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके, उनकी बेसिकली एडिक्वेट फूड ग्रेन की व्यवस्था कैसे की जा सके, उनको किसी तरह का इकोनॉमिक सेफ्टी नेट कैसे प्रोवाइड किया जा सके, डिफरेंट पॉलिसीज, कैश ट्रांसफर्स एटसेट्रा या डिफरेंट फूड ग्रेन ट्रांसफर के थ्रू, ये सबसे पहले इंडिया ने किया। और उसके बाद जब बेसिक्स अपनी जगह पे सारे सेट हो गए, उसके बाद इंडिया ने फिस्कल स्टिमुलस पैकेजेस को लॉन्च करना शुरू किया। और इस पूरी एजाइल पॉलिसी को इनफैक्ट जो आईएमएफ की फिस्कल मॉनिटर पॉलिसी है, अक्टूबर 2021 का मेजर पब्लिकेशन है, उसमें काफी इसको लॉट किया गया, इसको काफी बेसिकली सराहा गया। अब जो फिस्कल पॉलिसी है, खासतौर से पैंडेमिक कोरोना के बाद, इसमें अगर आप कुछ नंबर्स के थ्रू देखें तो जब हम बात करते हैं कि इंडिया ने सबसे पहले सेफ्टी नेट्स को बिल्ड करना शुरू किया, खासतौर से हमारे पुअर सेक्शंस के लिए, वनरेबल सेक्शंस के लिए, कि किस तरीके से जो वर्स्ट केस आउटकम्स हैं उनके अगेंस्ट उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अगर आप रियल एक्शंस देखेंगे तो गवर्नमेंट ने जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हैं वनरेबल सेक्शंस के लिए, इसके अलावा जो इमरजेंसी क्रेडिट स्मॉल बिजनेसेस को है उसको इंश्योर किया, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूड सब्सिडी प्रोग्राम जिसमें 81 करोड़ से भी ज्यादा बेनिफिशियरीज को फायदा मिला, उसके थ्रू सेफ्टी नेट्स क्रिएट करने की कोशिश की। और कोशिश यही रही कि ये सब कुछ करने से, चाहे हम उनके लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स करें या उनके लिए फूड सब्सिडी प्रोग्राम चलाएं या स्मॉल बिजनेसेस के लिए इमरजेंसी क्रेडिट हम इंश्योर करें, इससे जो एसेंशियल्स हैं कि हमारी पॉपुलेशन, स्मॉल बिजनेस सबसे पहले प्रोटेक्ट हो जाएं, उनके बेसिक्स हम फुलफिल कर सकें। और उसके बाद फिर फाइनली 2021-22 का जो बाकी का पीरियड रहा, उसमें फिर इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस को लॉन्च करना शुरू किया। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स की हम लेक्चर नंबर 1 में भी बात कर चुके हैं, और लेक्चर नंबर 2 हमने शुरुआत किया जिसमें खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स, इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैसे बढ़ाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, जिसके थ्रू जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उन पे कहीं ज्यादा फोकस हो सके, जो अर्बन अफेयर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, रेलवेज हैं, हाईवेज हैं, एटसेट्रा में जो फोकस रहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर खासतौर से सेकेंड हाफ रहा 2020-21 का, वहां से लगातार कैपिटल एक्सपेंडिचर में
एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम देखते आ रहे हैं। जैसे ही कंटेनमेंट जोन्स के रिस्ट्रिक्शन ईज आउट हुए और जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर्स और लेबर फोर्स वापस में मार्केट आने लगी, तो सबसे पहले तो हमने कोशिश की कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले, लीड ले कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने में, जिससे जॉब्स को रिक्रिएट किया जा सके और एक फिस्कल स्पेस बनाया जा सके, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किया जा सके इकोनॉमी में, जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी फिर अपने आप को मोटिवेट फील करे। और अगर आप स्क्रीन पे जो ग्राफ है उसको डिटेल में एनालाइज करना शुरू कर दें तो ये हमको ट्रेंड्स दिखाता है, क्वार्टरली ट्रेंड्स दिखाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के। और अगर आप इसको देखें तो अगर Q3 2020 के आसपास देखें और उससे पहले अगर आप लॉकडाउन पीरियड में चले जाएं तो हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो रफली 80 to 90,000 करोड़ के आसपास बेसिकली देखा गया पर क्वार्टर। लॉकडाउन के दौरान ये बेसिकली घटकर 80 से भी बेसिकली नीचे आ गया। लेकिन उसके बाद जब फर्स्ट वेव खत्म हुई, Q3 2020-21 में इकोनॉमी ओपन अप होने लगी, गवर्नमेंट के मेजर फिस्कल पैकेजेस के थ्रू ये एक टाइम पे रफली 140,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया। मतलब गवर्नमेंट का मेजर पुश रहा कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ। उसके बाद आप 2021 के बेसिकली खत्म होने के बाद Q4 के बाद आप Q1 देख लीजिए 2022 का, या Q2 आप देख सकते हैं 2022 का, और जो कैरी ऑन अब Q3 2022 में भी देखा जा रहा है कि हमारा पर क्वार्टर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है 140,000 करोड़ से भी लगातार ज्यादा बना हुआ है। इसका मतलब कोशिश यही है कि जो यूनियन बजट प्रेजेंट हुआ 2021-22 उसके थ्रू किस तरीके से बजट आउटलेज के थ्रू हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको एक तो नंबर्स में बढ़ा सकें और दूसरा उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी यूजफुलनेस, उसका इंपैक्ट, उसका आउटकम, उसको कैसे एनहेंस किया जाए, उसको ज्यादा एफिशिएंट कैसे बनाया जाए, गवर्नमेंट का इस पे भी अब लगातार फोकस बना हुआ है। गवर्नमेंट ने, अगर आप 2021-22 का बजट देखें तो 2020-21 के बजट एस्टिमेट्स के मुकाबले रफली 34.5% एक्स्ट्रा कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट किया 2021-22 के बजट में। ज्यादातर फोकस रहा रेलवेज पे, रोड्स पे, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन पे, पावर पे, टेलीकॉम सेक्टर पे, टेक्सटाइल्स पे, अफोर्डेबल हाउसिंग पे। और इसके साथ साथ फोकस इस बात पे भी रहा कि जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है उस पे, जो उसके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उस पे भी लगातार काम किया जा सके। इनफैक्ट जो बजट रहा 2021-22 का, उसमें जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, जो इससे पहले तक 6835 प्रोजेक्ट्स को कवर करती थी, उसको बढ़ाकर 2021-22 के बजट में उसको 7400 प्रोजेक्ट्स को कवर करने के लिए एक्सपेंड किया गया। इसके अलावा इस डायरेक्शन में कि किस तरीके से हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को अनलॉक कर सकें, डिफरेंट सेक्टर्स के पोटेंशियल को अनलॉक कर सकें, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो, हैवी इंडस्ट्रीज हो, एग्रीकल्चर हो, ऑटोमोटिव हो, टेक्सटाइल्स हो, बजट 2021-22 में जो PLI स्कीम्स है 13 डिफरेंट सेक्टर्स के, और ओवरऑल आउटलुक कितना है इसका, रफली 1.97 लाख करोड़। और ये 5 ईयर बेसिकली प्लान है जो 2021-22 से स्टार्ट होकर 2026-27 पर बेसिकली एंड करेगा। मतलब इन 13 डिफरेंट सेक्टर्स में से रफली 2 लाख करोड़ का फंड PLI के थ्रू पंप किया जाएगा ताकि उन बेसिकली ग्रोथ एरियाज में हम और ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकें। इसके अलावा 2021-22 में हमने यह भी देखा कि कंटिन्यूड एम्फेसिस रहा गवर्नमेंट का कि लिक्विडिटी को कैसे बेसिकली बढ़ाया जाए, कैश लोगों के हाथ में कैसे दिया जाए, बिजनेस को कैश कैसे इजीली अवेलेबल करवाया जाए। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट को कैसे बूस्ट किया जाए, चाहे वो PLI स्कीम हो, क्रेडिट गारंटी स्कीम्स हो, या एक्सपोर्ट को बेसिकली कैसे बूस्ट किया जाए। इनफैक्ट लेक्चर नंबर 1 में आपने देखा होगा कि हमारे एक्सपोर्ट्स में लगातार बेसिकली तेजी देखी जा रही है, लेकिन इंपोर्ट्स में भी उससे कहीं ज्यादा तेजी हमको दिखाई देती है। तो गवर्नमेंट ने कोशिश की कि PLI स्कीम्स के थ्रू हम मनी पंप करें, लोगों को क्रेडिट अवेलेबल करवाएं, स्मॉल बिजनेस को प्रोटेक्ट करें, क्रेडिट गारंटी स्कीम्स को लॉन्च करें, और एक्सपोर्ट्स को कैसे बूस्ट किया जा सके उसके लिए क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं ताकि हमारी इकोनॉमी बहुत जल्दी से रिवाइव की जा सके। और यह सब हमने किया कि बहुत सारे लोगों को, खासतौर से जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या ऐसे लोग हैं जो वनरेबल सेक्शंस हैं, माइग्रेंट लेबरर्स हैं, उनको किस तरीके से फ्री फूड ग्रेन या फूड सब्सिडी हम लगातार अवेलेबल करवाते जाएं। अगर आप इन 4 ग्राफ्स को देखेंगे अपनी स्क्रीन पे तो ये एक बड़ा क्लासिक एग्जांपल आपको दिखाते हैं कि 2020-21 से लेकर 2021-22 के बीच में जैसे जैसे टाइम पीरियड बीतता गया, गवर्नमेंट की एजाइल पॉलिसी के थ्रू जो हमारी स्पेंडिंग रही कि किस चीज पे हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, वो हम सिचुएशन के हिसाब से चेंज करते रहे, एडजस्ट करते रहे, उस अप्रोच को हमने फ्लेक्सिबल रखा। अगर आप पहला ग्राफ देखेंगे
2A जिसमें मार्च 2020 का डेटा आपको दिखाई देता है रफली 1,92,800 करोड़ का। तो इसमें आप देखेंगे कि हेल्थ पे रफली 8% हमने खर्च किया। उसके अलावा फूड और लाइवलीहुड पे 88% के आसपास हमारा खर्च हुआ, क्योंकि ये वो पीरियड रहा जब पहली बार बेसिकली लॉकडाउन लगाया गया या पहली बार पैंडेमिक की मेजर वेव ने पूरे कंट्री को ग्रिप किया। वहीं आप फिर मई जून 2020 के बीच की बात देखेंगे तो रफली 11,85,561 करोड़ की स्पेंडिंग, जिसमें हमने फूड एंड लाइवलीहुड पे जो 88% था उससे बढ़कर अब एग्रीकल्चर पे 30%, डिमांड बूस्टिंग पे 6%, लिक्विडिटी कैसे आप सपोर्ट करेंगे स्मॉल फर्म्स के लिए 37% और फूड एंड लाइवलीहुड पे सिर्फ अब 12%। इसके अलावा जो बाकी लिक्विडिटी मेजर्स हैं कि आप मार्केट में कैसे पैसा लिक्विडिटी अवेलेबल करवा पाएंगे उस पर रफली 15% स्पेंड किया गया। अक्टूबर 2020 में स्ट्रेटेजी और भी इवॉल्व हो गई और भी चेंज हो गई। रफली 70,000 करोड़ के आसपास स्पेंड किया गया, जिसमें जो कंजम्पशन बूस्टिंग बेसिकली इनिशिएटिव्स हैं उस पर 49% के आसपास स्पेंड किया, इन्वेस्टमेंट बूस्टिंग इनिशिएटिव्स हैं उस पर रफली 51% स्पेंड किया गया। नवंबर 2020 रफली 2,65,080 करोड़ के आसपास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आप इसको के रूप में देख सकते हैं। एग्रीकल्चर पे रफली 25%, हेल्थ पे 0.3%, हाउसिंग सेक्टर पे 7% और इन्वेस्टमेंट बूस्टिंग पे रफली 59%। मतलब नवंबर 2020 जब इकोनॉमी वापस खुलने लगी, मोबिलिटी बढ़ने लगी, कॉन्ट्रैक्टर्स वापस आने लगे, माइग्रेंट लेबर्स वापस आने लगे, इस वजह से हम लोगों ने अब इन्वेस्टमेंट बूस्टिंग पे मेजर फोकस करना शुरू कर दिया। लिक्विडिटी मेजर्स पे अनदर बेसिकली 3%। जून से दिसंबर 2021 एक बड़ा इंटरेस्टिंग मिक्स, टोटल 6,97,338 करोड़ स्पेंड किए गए, जिसमें एग्रीकल्चर पे रफली 2%, फूड पे 21%, हेल्थ पे 4%, इन्वेस्टमेंट बूस्टिंग पे 17% और एक्सपोर्ट्स को कैसे बूस्ट किया जाए उस पर रफली 17% हमने खर्च करना शुरू किया। साथ ही साथ लिक्विडिटी एनहांसिंग पे हमने रफली 39%। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज धीरे धीरे सेंट्रल स्टेज लेती चली गई। सबसे पहले जो हमने शुरुआत की सेफ्टी नेट्स बिल्ड करने की, इसी को कहा गया है ओवरऑल एजाइल स्ट्रैटेजी। मतलब पहले सेफ्टी नेट्स पे फोकस और जैसे जैसे इकोनॉमी ओपन होती चली गई हम लोगों ने सेफ्टी नेट्स, क्योंकि हमने पहले ही रोबस्ट तरीके से बिल्डअप कर लिए, फिर हमने अपने इकोनॉमिक सेक्टर पे या क्रेडिट गारंटी पे या एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने पे या लिक्विडिटी एनहांस करने पे या इन्वेस्टमेंट्स को बूस्ट करने पे उन पे ज्यादा फोकस देना शुरू किया। दोस्तों अगर आप ये टेबल देखेंगे तो इस टेबल के थ्रू बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से आप जून 2021 का बहुत इंटरेस्टिंग डेटा आप देख पाएंगे। तो ये जो एडिशनल रिलीफ मेजर्स दिए गए 2021-22 में और जून 2021 के आसपास, जिसमें 6.29 लाख करोड़ का स्पेंड हमने किया, तो इसमें डिफरेंट एरियाज में या डिफरेंट बेसिकली हेड्स में हमने कितना पैसा खर्च किया। जैसे लोन गारंटी स्कीम है जो कोविड-19 इफेक्टेड सेक्टर्स हैं, उसमें 1,10,000 करोड़। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है 1,50,000 करोड़। क्रेडिट गारंटी स्कीम है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की 7,500 करोड़। या फ्री 1 मंथ टूरिस्ट वीजा दिया गया 5 लाख से ज्यादा टूरिस्ट को, ताकि लोग आए, टूरिस्ट सेक्टर को, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को, सर्विस सेक्टर को रिवाइज किया जा सके, रफली 100 करोड़। सिमिलरली आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इस पे अभी हमने जून के आसपास बहुत ज्यादा खर्च नहीं किया। वहीं आप एडिशनल सब्सिडी देखेंगे हमारे फर्टिलाइजर सेक्टर पे, डीएपी की बात हो जाए या पीएनके की हो जाए, तो रफली 14,775 करोड़। जो फ्री फूड ग्रेन्स 81 करोड़ से भी ज्यादा बेनिफिशियरीज को हमने एडिशनल फूड ग्रेन दिया, उनके रेगुलर फूड ग्रेन के अलावा मई से नवंबर 2021 के बीच पे उस पे एडिशनली गवर्नमेंट ने रफली 94,000 करोड़। सिमिलरली जो नई स्कीम्स लॉन्च की गई पब्लिक हेल्थ के लिए उस पे रफली 15,000 करोड़ एंड सिमिलरली जो प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स हैं उस पे हम लोगों ने 33,000 करोड़ या एक्सपोर्ट इंश्योरेंस कवर है उस पे 88,000 करोड़ और जो ब्रॉडबैंड है भारत नेट ट्रिपल पी मॉडल पे उस पर रफली 19,000 करोड़। इसके अलावा जो डिफरेंट रिफॉर्म बेस्ड रिजल्ट्स रहे, डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स रही, उस पे 97,000 करोड़ के आसपास हम लोगों ने इन्वेस्ट किया। सिमिलरली आप जुलाई में देख सकते हैं रफली 23,123 करोड़ का स्पेंड और दिसंबर 2020 में जो एक्सटेंशन हमने किया पीएम गरीब कल्याण योजना के 3 महीने और फ्री राशन दिया जाएगा एडिशनल, उस पे अनदर 53,000 करोड़। मतलब सेफ्टी नेट्स में मेजर फोकस और धीरे धीरे इकोनॉमी ओपन हुई तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फिजिकल स्टिमुलस के थ्रू कैसे एनहांस किया जाए। अब एक डीप डाइव डिटेल डिस्कशन हो जाए कि जो अलग अलग परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, फिजिकल इंडिकेटर्स हैं 2021-22 के बीच में, वो किस तरीके से स्टैक करते हैं दोस्तों। अच्छा ये बताइए जो भी फिजिकल इंडिकेटर्स हैं इनको बेसिकली कौन
फिस्कल डेफिसिट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेट्रा, इन इंडिकेटर्स को कौन कैलकुलेट करता है, कौन पब्लिश करता है, कौन सी एजेंसी है वो, इन सभी को कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ये बेसिकली मॉनिटर करते हैं, ट्रैक करते हैं और पब्लिश करते हैं। और इस वजह से अगर आप परफॉर्मेंस देख लें फिस्कल इंडिकेटर्स की, उनके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स की अप्रैल टू 2021, तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा निकलकर सामने आता है। नवंबर 2021 के एंड तक अगर हम देखें तो जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो रफली 46.2% के आसपास है बजटरी एस्टिमेट्स का, जो पिछले साल मतलब कि 2021 में 135% के आसपास था और 2019-20 में वो 114.8 के आसपास था। इसका मतलब उनके मुकाबले अभी जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है सेंट्रल गवर्नमेंट का बजटरी एस्टिमेट्स के हिसाब से वो रफली 1/3 के आसपास ही है। लेकिन यह भी क्लियर है कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है या हमारा प्राइमरी डेफिसिट हो, वो 2020-21 या 2019-20 के मुकाबले काफी बेसिकली कम तो होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अभी भी एक ऐसी रेंज में है जो एक एक्चुअली मेजर वरी बना हुआ है। अगर आप बेसिकली स्क्रीन पे जो ग्राफ देखेंगे तो पहला जो ग्राफ है जिसमें हम फिस्कल डेफिसिट देख सकते हैं, प्राइमरी डेफिसिट देख सकते हैं, जिसमें अप्रैल नवंबर 2019 को अप्रैल नवंबर 2020 को अप्रैल नवंबर 2021 से कंपेयर किया गया है, तो क्लियरली जो फिस्कल डेफिसिट है हमारा वो अप्रैल नवंबर 2019 में रफली 8.1 लाख करोड़ के आसपास, वही बढ़ के जब पैंडेमिक ने हिट किया तो अप्रैल नवंबर 2020 में बढ़ के रफली 10.8 लाख करोड़ हो गया, जो अभी अप्रैल नवंबर 2021 में घट के फिर से 7 लाख करोड़ के आसपास देखा जा रहा है। सिमिलरली जो प्राइमरी डेफिसिट है वो एब्सोल्यूट नंबर्स में रफली 4.7 लाख करोड़ के आसपास रहा 2019 अप्रैल नवंबर, और अप्रैल नवंबर 2020 में बढ़ के 6.9 लाख करोड़ हुआ। वही अप्रैल नवंबर 2021 में ये सब्सटेंशियली घट के प्राइमरी डेफिसिट 2.4 लाख करोड़ के आसपास देखा जा रहा है। अगर आप बजट के परसेंटेज के रूप में इसको देखें, बजटरी एस्टिमेट के, तो अप्रैल नवंबर 2019 में ये 114.8% के आसपास, अप्रैल नवंबर 2020 में बढ़कर 135.1% के आसपास, और अप्रैल नवंबर 2021 में सिर्फ 46.2% के आसपास। अगर आप ये डिटेल टेबल देखें जिसको आप क्लोजली स्क्रूटनाइज कर सकते हैं, तो इसमें जो अलग अलग बेसिकली फिस्कल इंडिकेटर्स हैं उनका कंपैरिजन है 2021, 2021-22 और उसका बेसिकली ईयर ऑन ईयर क्या ग्रोथ रहा है, क्या बेसिकली उसका डेप्रिसिएशन रहा है। रेवेन्यू रिसीट्स आप देख सकते हैं, ग्रॉस रेवेन्यू, टैक्स देख सकते हैं, असाइनमेंट टू स्टेट्स देख सकते हैं, टैक्स रेवेन्यू नेट टू सेंटर देख सकते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स क्या है, नॉन डेट रिसीट्स क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, फिस्कल डेफिसिट कितना है और प्राइमरी डेफिसिट कितना है। इस टेबल के डिटेल्स में इस डिस्कशन में हम नहीं जाएंगे, जब भी आप फ्री हो एक एक बेसिकली लाइन आइटम को डिटेल में आप देख सकते हैं। हम जो डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वो है हमारा ओवरऑल रेवेन्यू कलेक्शन। दोनों टाइप के जो हमारे रेवेन्यू कलेक्शन है, खासतौर से टैक्स रेवेन्यू जिसमें हमारे डायरेक्ट टैक्सेस भी हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जो हमारे नॉन टैक्स रेवेन्यूज हैं उसके बारे में भी डिटेल में आपके साथ एक शॉर्ट डिस्कशन हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले जो ये पीरियड रहा टैक्स कलेक्शन का अप्रैल से नवंबर 2021, ओवरऑल उसको अगर आप देखें तो हमारा जो रेवेन्यू कलेक्शन है, एक्सपेंडिचर एलोकेशन है, उसमें क्लियरली हमको बेटर प्रोग्रेस दिखाई देती है, बायोंसी दिखाई देती है। जो हमारे रेवेन्यू रिसीट्स हैं करंट फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू नवंबर 2021, वो क्लियरली जो पिछले 2 साल हैं उनके मुकाबले कहीं ज्यादा बेटर पोजीशन में इंडिया दिखाई देता है। और ये दोनों टाइप के जो रेवेन्यूज हैं, चाहे टैक्स या नॉन टैक्स रेवेन्यू, दोनों पे एप्लीकेबल ये बात होती हुई दिखाई देती है। जो नेट टैक्स रेवेन्यू है सेंटर का, वो ऐसा लगता है कि 2021-22 में ओवरऑल रफली 8.5% की ग्रोथ के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा अगर हम डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो डायरेक्ट टैक्सेस में पर्सनल इनकम टैक्स 47.2% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई देता है पिछले साल के मुकाबले, मतलब अप्रैल नवंबर 2020 के मुकाबले। वहीं रफली 29.2% की ग्रोथ हमें दिखाई देती है, इसको अगर हम कंपेयर करेंगे अप्रैल नवंबर 2019 के मुकाबले। इसका मतलब क्लियरली डायरेक्ट टैक्सेस में भी हमें प्री पैंडेमिक लेवल्स से पहले जो हमारे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन थे उसके मुकाबले कहीं ज्यादा प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देती है। सिमिलरली कॉर्पोरेट टैक्स की अगर आप बात कर लेंगे तो उसमें भी हमें रफली 90.4 मतलब 90% से भी ज्यादा की ग्रोथ दिखाई देती है। अगर हम 2021-22 के अप्रैल से नवंबर
के पीरियड को कंपेयर करेंगे अप्रैल नवंबर 2020 के मुकाबले, और इसको अगर हम कंपेयर करेंगे अप्रैल नवंबर 2019 के मुकाबले, तो ये ग्रोथ रफली 22.5% के आसपास हेल्दी ग्रोथ के रूप में हमें दिखाई देती है। कई सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि कॉर्पोरेट टैक्स में लगातार इंक्रीज दिखाई देता है, कलेक्शन बेटर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो प्रॉफिटेबिलिटी है कॉर्पोरेट्स की, वो भी इकोनॉमी के ओपन अप होने के बाद और ज्यादा तेजी से बेटर प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई देती है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि डिजिटाइजेशन की वजह से, या हो सकता है कि बेसिकली जो नोटबंदी रही उसकी वजह से, या फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हुई उसकी वजह से, या जो टैक्स कंप्लायंस बेटर हुआ उसकी वजह से भी हमारा टैक्स कलेक्शन लगातार इंप्रूव हो रहा है। और आरबीआई के हिसाब से जो ग्रॉस प्रॉफिट्स हैं खासतौर से लिस्टेड नॉन गवर्नमेंट नॉन फाइनेंशियल कंपनीज की, वो रफली 132% के आसपास बढ़ती हुई दिखाई देती है हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही। वहीं आईटी सेक्टर में ये ग्रोथ काफी कम दिखाई देती है, सिर्फ 21.5% के आसपास अगर हम डेटा देखें क्वार्टर 1 ऑफ 2021-22। लेकिन क्वार्टर 2 की अगर हम बात करें तो जो ग्रॉस प्रॉफिट्स हैं कॉर्पोरेट्स के, वो रफली 39.7% बढ़े हुए दिखाई देते हैं हमें मैन्युफैक्चरिंग में, और आईटी सेक्टर में रफली 18.4% के आसपास। अगर आप अपनी स्क्रीन पे इस ग्राफ को देखेंगे जिसमें मेजर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का कंपैरिजन आपको दिखाई देता है अप्रैल नवंबर 2021 के पीरियड में, तो कॉर्पोरेट टैक्स का अगर आप देखेंगे तो बहुत क्लियरली अगर हम पीरियड देखें ग्रोथ अप्रैल नवंबर 2021 तो रफली 19.4%। अगर हम बेसिकली ग्रोथ देखें अप्रैल नवंबर 2020 मतलब जब लॉकडाउन चल रहा था तो सिर्फ 22.5%। सिमिलरली जो टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन कॉर्पोरेट टैक्स मतलब पर्सनल इनकम तो 47.2% और लॉकडाउन के पीरियड में 29.2%, कस्टम्स में 99.5% और बेसिकली अप्रैल नवंबर 2019 में यही चीज बेसिकली 65.6%। सिमिलरली एक्साइज ड्यूटी, सिमिलरली ग्रॉस जीएसटी टू सेंटर एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अब अगर आप ये सेकंड ग्राफ देखें जिसमें मेजर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस खासतौर से अप्रैल नवंबर पीरियड को कंपेयर किया गया है, अगर आप एब्सोल्यूट नंबर्स में देखें तो जो कॉर्पोरेशन टैक्स है अप्रैल नवंबर 2019 में 2.9 लाख करोड़ के आसपास एस्टिमेट किया गया, जो अप्रैल नवंबर 2020 लॉकडाउन के पीरियड में फर्स्ट वेव के दौरान गिरकर ओनली 1.9 लाख करोड़ रह गया। वही इस साल अप्रैल नवंबर 2021 के पीरियड में वो बढ़कर जो 2019 के लेवल्स थे उसको कहीं क्रॉस करता हुआ रफली 3.5 लाख करोड़ के आसपास एस्टिमेट किया गया है। सिमिलरली जो टैक्सेस हैं ऑन इनकम अदर देन कॉर्पोरेट टैक्स मतलब बेसिकली पर्सनल इनकम टैक्स जिसको आप कह सकते हैं, उसमें 2019 के पीरियड में 2.7 लाख करोड़ घट के वो बेसिकली 2020 के पीरियड में 2.4 लाख करोड़ अब बढ़कर वो 3.5 लाख करोड़ के आसपास देखा गया है। सिमिलरली आप कस्टम्स को कंपेयर कर सकते हैं, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज को आप कंपेयर कर सकते हैं, और इंटरेस्टिंगली आप बेसिकली जो ग्रॉस जीएसटी है जो सेंटर का शेयर है उसको आप कंपेयर कर सकते हैं। जीएसटी 2019 में रफली 4 लाख करोड़ के आसपास, वहीं घटकर 3.3 लाख करोड़ हो गया 2020 के पीरियड में, अब फिर से बढ़कर वो रफली 4.5 लाख करोड़ के आसपास हो गया है। मतलब ओवरऑल स्टोरी ये है टैक्सेस की, चाहे हमारे डायरेक्ट टैक्सेस हो इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, जो 2019-20 के लेवल है उसको लगातार क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं। जो इनडायरेक्ट टैक्स रिसीट्स हैं उसमें अगर आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें तो ऐसा लगता है कि जो फर्स्ट 8 मंथ्स हैं 2021-22 के, उसमें 38.6% के आसपास ग्रोथ दिखाई देती है। लगातार इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में फिर से रिवाइवल हो गया है, कंजम्पशन डिमांड बढ़ रही है। इसकी वजह से लगता है हमारे कस्टम्स के जो टैक्सेस हैं उस कलेक्शन में भी हमको और कहीं ज्यादा इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देता है। सेम स्टोरी एक्साइज ड्यूटीज की भी है कि ईयर ऑन ईयर रफली 23.2% के आसपास की ग्रोथ हमको दिखाई देती है, और गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया खासतौर से पेट्रोल और डीजल पर कि 2020-21 के पीरियड के दौरान हमारे रेवेन्यूज को और हम कैसे बेसिकली ज्यादा इकट्ठा कर सकें, जिसकी वजह से पब्लिक में काफी रिजेंटमेंट भी रहा कि ऑयल या डीजल या पेट्रोल के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, और इसकी वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर जब बिल्ड होने लगा सिस्टम में, महंगाई बेसिकली बढ़ने लगी, गवर्नमेंट ने उस चीज को संज्ञान में लेते हुए, उस चीज को एक्नॉलेज करते हुए, रेकन करते हुए फाइनली जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी थी पेट्रोल और डीजल की उसको कुछ महीनों पहले फिर से कम कर दिया। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी लो रही, रेवेन्यूज को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया। जब इकोनॉमी बेटर परफॉर्म करने लगी, टैक्स कलेक्शन बेसिकली बढ़ने लगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने लगी, कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन बेटर हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बेटर हो गया, जीएसटी टैक्स कलेक्शन बेटर हो गया, तो हमने ये जो बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटी थी पेट्रोल और डीजल की, इसको काफी हद तक रोल बैक करने की कोशिश की है ताकि लोगों तक इसका हम राहत पहुंचा सके।
इकोनॉमी जैसे रिवाइव होती चली गई, जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है जिसको हम जीएसटी भी कहते हैं, उसमें एक मेजर बूस्टअप देखा गया दोस्तों। इनफैक्ट जो जीएसटी कलेक्शंस हैं सेंटर के, उसमें अगर आप अप्रैल टू नवंबर मंथ का डेटा देख लें तो 16.1% के आसपास ऑलरेडी टैक्स कलेक्शन दिखाई देता है बजटरी एस्टिमेट्स के मुकाबले। जो ग्रॉस जीएसटी कलेक्शंस हैं सेंटर स्टेट्स के एक साथ अगर आप ले लें तो अप्रैल से दिसंबर 2021 के बीच में ऑलरेडी 10.74 लाख करोड़ को ऑलरेडी हम क्रॉस करना शुरू कर चुके हैं। ऐसा लगता है कि ओवरऑल इंक्रीज अगर अप्रैल से दिसंबर के पीरियड के मुकाबले हम देखें तो रफली 61% का ग्रोथ है। सिमिलरली अप्रैल से दिसंबर 2019 के मुकाबले देखें तो जीएसटी टैक्स कलेक्शन हमारा रफली 34% से ज्यादा की ग्रोथ दर्ज करता हुआ नजर आता है। जो एवरेज मंथली ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन है वो थर्ड क्वार्टर जो रहा 2021-22 का, वो रफली हर महीने 1.3 लाख करोड़ से भी ज्यादा देखा जा रहा है, जो क्लियरली जुलाई 2021 से ही सबसे पहले 1.1 लाख करोड़ पर मंथ, फिर 1.15 लाख करोड़ पर मंथ और फाइनली 1.3 लाख करोड़ पर मंथ के आसपास चला गया है। अगर आप स्क्रीन पे दोनों ग्राफ्स को देखें तो जो पहला ग्राफ है जीएसटी कलेक्शन का, क्लियरली आप देखेंगे दिसंबर 19 के आसपास ये 1 लाख करोड़ के आसपास बेसिकली हॉवर कर रहा था, और जब लॉकडाउन लगा मार्च अप्रैल 2020 जून में तो ये गिरकर एक टाइम पे सिर्फ 0.3 लाख करोड़ के आसपास फॉल हो गया। लेकिन इकोनॉमी जब ओपन होने लगी तो अब सेकंड वेव से पहले कलेक्शन बढ़ के 1.3 लाख करोड़ के आसपास चला गया। सेकंड वेव का भी इंपैक्ट देखा गया जीएसटी पे, बट उतना सिग्निफिकेंट नहीं। ये अभी भी 1 लाख करोड़ के आसपास देखा गया सेकंड वेव के दौरान, और बढ़कर फिर से रफली 1.3 लाख करोड़ के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई देता है। सेम स्टोरी आपको सेकंड ग्राफ से भी मिलेगी कि जो 0.9 लाख करोड़ पर मंथ 2017-18 में स्टार्ट हुआ, वो अब लगातार बढ़ के 1.19, 1.2, 1.3 लाख करोड़ के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो बात हो गई हमारे बेसिकली डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की। अब अगर हम नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन की बात कर लें नवंबर 2021, तो उसमें ओवरऑल हमको रफली 79.5% की ग्रोथ दिखाई देती है। मतलब हमारा जो टैक्स कलेक्शन है रेवेन्यू, उसमें भी बढ़ोतरी है, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, और नॉन जो टैक्स कलेक्शन है उसमें भी रफली 80% का इंक्रीज हमको दिखाई देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू तो समझ में आता है, लेकिन ये नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? नॉन टैक्स रेवेन्यू में ऐसे आइटम्स, खासतौर से डिविडेंड्स जो मिलते हैं या जो प्रॉफिट्स है हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब कुछ मिला के, या जो आरबीआई अपना सरप्लस गवर्नमेंट को ट्रांसफर करता है, इन सारी चीजों को मिला के जो टैक्स से आपको नहीं मिलते हैं गवर्नमेंट को, उसको कहा जाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन। और ये जो डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स हैं, और ये रफली 1.28 लाख करोड़ के आसपास एस्टिमेट किए गए हैं। जो बजटरी एस्टिमेट था वो सिर्फ 1.04 लाख करोड़ के आसपास ही था। मतलब जो बजट में हमें एक्सपेक्टेशन थी उससे कहीं ज्यादा हम एक्सीड कर चुके हैं। और एक बड़ा जो कंपोनेंट है इस नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन का या डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स का, वो है रफली 1 लाख करोड़ का जो सरप्लस आरबीआई ने ट्रांसफर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। उससे सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत मदद मिली है अपने बेसिकली फिजिकल इंडिकेटर्स को बेटर बनाने में। सिमिलरली अगर हम नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स देख लें, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स का मतलब है कि रिकवरी, अगर हमने किसी को लोन दिया है उससे हमको इंटरेस्ट आ रहा हो, रिकवरी हो रहा हो, या हमने डिसइन्वेस्टमेंट किया है उसकी जो रिसीट्स हो, उनको हम इंक्लूड करते हैं नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। एक बार फिर क्लैरिटी के लिए, कई तरीके से आपको रेवेन्यू हो सकता है। एक आपको हो सकता है टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन। टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन आपका डायरेक्ट टैक्सेस हो गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गया। डायरेक्ट टैक्सेस जैसे कॉर्पोरेट टैक्स हो गया या आपका पर्सनल इनकम टैक्स होता है वो हो गया। इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे एक्साइज हो गया, कस्टम्स हो गया, जीएसटी हो गया, उसके अलावा भी कुछ और इनडायरेक्ट टैक्सेस हो सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन। दूसरा जो रेवेन्यू आपकी स्ट्रीम है, सोर्स है, वो हो गया नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन। इसमें जो आपके डिविडेंड्स हैं या प्रॉफिट्स हैं वो अकाउंट में लिए जाते हैं। पीएसयू ने कोई डिविडेंड दिया या पीएसयू का जो प्रॉफिट रहा उसमें से आपको शेयर मिला या आरबीआई ने आपको सरप्लस ट्रांसफर किया, ये सभी नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन में आते हैं। जो तीसरा और फाइनल मेजर अर्निंग का सोर्स है गवर्नमेंट का, उसको कहा जाता है नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। और इसमें अगर आपका कोई लोन आपने किसी को दिया है, चाहे स्टेट्स को दिया है, किसी और कंट्री को दिया है, वो अगर आप रिकवर करते हैं, या आपने किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को या किसी भी चीज को डिसइन्वेस्ट किया है, उससे आपको जो पैसा मिला है एयर इंडिया से मान लीजिए, तो उसको बेसिकली लिया जाएगा नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। और बजट 2021-22 में जो प्लान था वो रफली 1.75 लाख करोड़ मोबिलाइज करने का था डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू। लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ
जनवरी 2022 के रफली एंड तक 9330 करोड़ ही मोबिलाइज कर पाई है। और गवर्नमेंट ने अभी जो नई न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है, उसके अलावा जो एसेट मोनेटाइजेशन स्ट्रेटेजी बेसिकली अडॉप्ट की है गवर्नमेंट ने, उससे गवर्नमेंट ने मार्केट को क्लियर सिग्नल भेजा है कि गवर्नमेंट अभी भी स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का है उसमें पूरी तरह कमिटेड है। और जो प्राइवेटाइजेशन एयर इंडिया का, उसको एक मेजर सक्सेस के रूप में देखा जा रहा है कि इसकी जो प्रोसीड्स हैं उससे तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन एक बड़ा अच्छा बेसिकली सिग्नल मार्केट को भेजते हैं कि गवर्नमेंट का कमिटमेंट डिसइन्वेस्टमेंट को लेके, प्राइवेटाइजेशन को लेके अभी भी उतना ही फर्म है। अच्छा, एक क्वेश्चन हो जाए, कौन सा बेसिकली वो डिपार्टमेंट है जो पूरे डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस को ओवरसी करता है, देखता है? डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जिसको दीपम भी कहा जाता है। अब बात हो गई हमारे टोटल रेवेन्यूज की। तो रेवेन्यू, जब आपके पास पैसा आ गया, फंड्स आ गया, आपने बेसिकली कमाई अपनी कर ली, तो अब बात आ जाती है कि उस पैसे को आप खर्च कहां करेंगे, स्पेंड कहां करेंगे, आपका एक्सपेंडिचर पोर्टफोलियो किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देता है। अगर आप एक्सपेंडिचर की बात देख लें तो जो एक्सपेंडिचर पॉलिसी है गवर्नमेंट की 2021-22 में, उसमें बहुत क्लियरली रीस्ट्रक्चरिंग या जो प्रायोरिटाइजेशन है स्पेंडिंग की, किस किस सेक्टर पे स्पेंड करना है जिससे लॉन्ग टर्म इंपैक्ट और आउटपुट निकल कर आ सके, वो रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देता है। जैसे अगर आप ओवरऑल एक्सपेंडिचर की बात करें गवर्नमेंट की, तो ओवरऑल इंक्रीज दिखाई देता है रफली 8.8% का अप्रैल और नवंबर 2021 के पीरियड में। जो बजटरी एस्टिमेट्स हैं उसका ऑलरेडी 59.6% के आसपास स्टैंड करता है। सिमिलरली जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी रफली 8.2% की ग्रोथ दिखाते हैं, और जो नॉन इंटरेस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें रफली 4.6% के आसपास की ग्रोथ हमें दिखाई देती है। अगर ये ग्राफ जो आपकी स्क्रीन पे है इसको आप डीपली एनालाइज करेंगे तो नॉन इंटरेस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का कंपैरिजन किया गया है आपके अप्रैल नवंबर 2021 के पीरियड का अप्रैल नवंबर 2020 के पीरियड के साथ। सिमिलरली जो ग्रोथ है अप्रैल नवंबर 2021 का, उसको अप्रैल नवंबर 2019 के साथ भी कंपेयर किया गया है। तो क्लियरली आप देख पाएंगे कि अभी चाहे नॉन इंटरेस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, दोनों में सब्सटेंशियल ग्रोथ देखी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। इसके अलावा अप्रैल से नवंबर 2021 के पीरियड का डेटा देख लें और हम बात कर लें जो मेजर फूड सब्सिडीज की हैं, तो सिर्फ मेजर फूड सब्सिडीज ही 2.31 लाख करोड़ के आसपास स्पेंड करती हैं। और इस वजह से ओवरऑल जो सब्सिडी है उसमें फूड सब्सिडी एक मेजर कंपोनेंट के तौर पे अपने आप को रफली 1.64 लाख करोड़ के साथ स्टैब्लिश कर चुका है 2021-22 के फर्स्ट 8 मंथ्स में। और जो इंप्लीमेंटेशन रहा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का, चाहे फेज 3 हो, चाहे फेज 4 हो, चाहे फेज 5 हो, लगातार बार बार एक्सपेंड किया जा रहा है कि 81 करोड़ से भी ज्यादा जो बेनिफिशियरीज हैं उनको एडिशनल फ्री फूड ग्रेन दिया जा सके। उसकी वजह से ऐसा लगता है एडिशनल 1.47 लाख करोड़ की सब्सिडी दी गई है। और ये जो एडिशनल फ्री फूड ग्रेन दिया गया है, ये जो रेगुलर मंथली फूड ग्रेन मिलता है हमारे पीडीएस सिस्टम से, फेयर प्राइस शॉप से या राशन की दुकान से, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू, उसके अलावा बेसिकली ये दिया गया है। अगर स्क्रीन पे आप ग्राफ देख लें तो इसमें जो टोटल मेजर सब्सिडीज हैं रफली 2.31 लाख करोड़ के आसपास हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो चंक है वो हमारी फूड सब्सिडीज का है 1.64 लाख करोड़। और फर्टिलाइजर सब्सिडी रफली कितनी है 0.65 लाख करोड़। और उसके अलावा एक छोटा सा कंपोनेंट है पेट्रोलियम सब्सिडीज का जो ओनली 1342 करोड़ के आसपास है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ओवरऑल अप्रैल टू नवंबर 2020 के मुकाबले 13.5% बढ़ता हुआ दिखाई देता है और अप्रैल टू नवंबर 2019 के मुकाबले रफली 28% के आसपास ग्रो करता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब जैसा हम लगातार कहते आ रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में ईयर ऑन ईयर 19 के मुकाबले 20 के मुकाबले 21 में कहीं ज्यादा ग्रोथ हमको दिखाई देती है। अगर आप ये दोनों चार्ट्स अपनी स्क्रीन पे देखें, जिसमें पहला चार्ट आपको दिखाई देगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अप्रैल टू नवंबर ओवर द ईयर्स, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एज बेसिकली ए परसेंटेज अप्रैल नवंबर 2018 में सिर्फ 4% के आसपास था, अप्रैल नवंबर 2019 में 11.7% हुआ, अप्रैल नवंबर 2020 में 12.8% हुआ और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अप्रैल नवंबर 2021 में पिछले सालों के मुकाबले रफली 13.5% के आसपास देखा गया है।
सिमिलरली जो सेकंड ग्राफ है, इसमें जो एम्फेसिस है सेक्टर्स का कैपिटल एक्सपेंडिचर में, उसमें सबसे ज्यादा एम्फेसिस अगर आप देखेंगे तो 73,000 करोड़ से ज्यादा का लेआउट हमको देखा गया या कैपिटल एक्सपेंडिचर देखा गया रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज में, और सेकंड मेजर चंक गया रफली 65,000 करोड़ का रेलवेज में, और थर्ड हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स में रफली 16,891 करोड़ के आसपास। इसका मतलब हम लोगों ने कोशिश की कि एजाइल जो फिस्कल पॉलिसी है, जिसमें पहले सेफ्टी नेट्स बनाए, डिफरेंट मल्टीपल सेफ्टी नेट स्टैब्लिश करने के बाद फिर हम फिस्कल स्टिमुलस के थ्रू डिफरेंट सेक्टर्स को रिवाइव करने लगे, जिसकी वजह से ऐसे एरियाज में खासतौर से कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लगाएं, रेलवेज में, रोड ट्रांसपोर्ट्स में, हाईवेज में, हाउसिंग अर्बन अफेयर्स में, जिससे हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें एक फोर्स मल्टीप्लायर का वो काम करें और लॉन्ग टर्म तक इसका इंपैक्ट रहे, सस्टेनेबल बेसिस पे कैसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर कर सकते हैं। दोस्तों, अब एक डिटेल डिस्कशन हो जाए कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स हैं गवर्नमेंट के फाइनेंसेस में, चाहे सेंटर हो, स्टेट्स हो या जनरल गवर्नमेंट हो, वो डेटा हमें किस तरीके से दिखाई देता है। 2020-21 के दौरान जो ये शॉर्टफॉल रहा रेवेन्यू कलेक्शन का पेंडेमिक की वजह से, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंटरप्शन की वजह से, जिसकी वजह से हमारे वनरेबल सेक्शन हो, स्मॉल बिजनेसेस हो, इकोनॉमी इन जनरल हो, उसकी वजह से जो लिमिटेड फिजिकल रिसोर्सेज थे उस पर बहुत बड़ा प्रेशर आते हुए देखा गया है, जिसकी वजह से जो बजटेड फिजिकल डेफिसिट है 2020-21 वो 3.5% बजट में बेसिकली एस्टिमेट किया गया था, लेकिन इस अनएक्सपेक्टेड लॉकडाउन की वजह से रियल में रिवाइज एस्टिमेट में बढ़ के वो 9.5% के आसपास हो गया। जो फिजिकल डेफिसिट 2020-21 के प्रोविजनल एक्चुअली रफली 9.2% स्टैंड किया, मतलब एक्सपेक्टेशन थी 9.5% के आसपास, लेकिन एक्चुअली 9.2% देखा गया फिजिकल डेफिसिट इन 2020-21 एज ए पार्ट ऑफ द जीडीपी। जो मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट है MTMF, जो कि बजट 2021-22 के साथ प्रेजेंट किया गया, उसमें एक्सपेक्टेड था कि हमारा 21-22 के पीरियड के दौरान फिजिकल डेफिसिट रफली 6.8% के आसपास होगा, और जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं उनके हिसाब से गवर्नमेंट बिल्कुल ट्रैक पे है, जो हमारा बजट एस्टिमेट रहा फिजिकल डेफिसिट का 6.8% ऑफ जीडीपी उसको अचीव करने में। अगर आप स्क्रीन पे इस ग्राफ को देखेंगे जिसमें डिफरेंट डेफिसिट्स के ट्रेंड्स हमको दिखाई देते हैं, चाहे वो बजट एस्टिमेट्स हो या प्रोविजनल एक्चुअल्स हो, फिजिकल डेफिसिट हो, एफडी, आरडी रेवेन्यू डेफिसिट हो, पीडी मतलब प्राइमरी डेफिसिट हो। इसका मतलब जो आपका रेवेन्यू डेफिसिट है आरडी, ये डॉटेड ग्रीन लाइन से मेंशन है। जो आपका ऑरेंज लाइन है, ऑरेंज लाइन से आपको बेसिकली प्राइमरी डेफिसिट दिखाई देता है, और जो आपका डार्क आप रेड लाइन जिसको कह सकते हो, वो बेसिकली आपका एस्टैब्लिश करता है फिजिकल डेफिसिट को। तो 2015-16 से हम लगातार देखेंगे कि हमारा फॉर एग्जांपल जो फिजिकल डेफिसिट है 3.9% के आसपास रहा, 16-17 में घट के 3.5% हो गया, फिर 17-18 में रफली 3.5% हो गया, घट के 18-19 में रफली 3.54% हो गया, लेकिन 19-20 में बढ़ के फिर 4.6% हो गया, और जब 2020-21 में पेंडेमिक ने हिट किया तो यही बढ़ के रफली 9.2% हो गया। और इस पेंडेमिक के दौरान जब हमारा फिजिकल डेफिसिट 9.2% हुआ, तो जो हमारा प्राइमरी डेफिसिट है वो रफली 5.8% हुआ, और बेसिकली जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है वो रफली 7.8% हुआ। लेकिन गुड न्यूज इज कि 2021-22 के पीरियड के दौरान ये जो पीक हमारे डेफिसिट देखे गए हैं उसमें लगातार गिरावट आ रही है तेजी से। अभी 2021-22 के हिसाब से एक्सपेक्टेड है कि हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो सिर्फ 6.8% होगा बेसिकली जीडीपी का। इसके अलावा जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है वो 7.4 से घट के 4.1% रह जाएगा, और जो हमारा प्राइमरी डेफिसिट है वो 5.8 से घट के 3.1 बेसिकली परसेंटेज रह जाएगा। इसका मतलब जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स हैं मेजर फिजिकल इंडिकेटर्स के, खासतौर से बजट डेफिसिट एक्सेट्रा को लेके, वो काफी सही डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, अब एक डिस्कशन हो जाए कि जो डिफरेंट टाइप की रिसीट्स होती हैं, और रिसीट्स दो टाइप की होती हैं, एक नॉन डेट रिसीट्स, दूसरी डेट रिसीट्स। जो नॉन डेट रिसीट्स होती हैं उसमें जो टैक्स रेवेन्यू है या नॉन टैक्स रेवेन्यू है या लोन का रिकवरी है या डिसइन्वेस्टमेंट है, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। वहीं जो डेट रिसीट्स हैं उसमें ज्यादातर जो मार्केटिंग बोरोइंग्स हैं, बाकी जो लाइबिलिटीज हैं, जो गवर्नमेंट बेसिकली ऑब्लाइज्ड है कि वापस पे करनी पड़ेंगी फ्यूचर में, उसको हम डेट रिसीट्स में कैलकुलेट करते हैं। तो एक बार फिर से, नॉन डेट रिसीट्स में आपका टैक्स रेवेन्यू हो गया, नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया, लोन्स की रिकवरी हो गई, डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स हो गई। डेट रिसीट्स में जनरली अगर आपने मार्केट से मान लीजिए कोई चीज उधार ली, मार्केट बोरिंग्स की, या और कोई लाइबिलिटी हो गई,
या ऐसी कोई चीज, ऐसी उधारी आपने ली जो आपको बाद में रीपे करनी पड़े, इनको आप डेट रिसीट्स कहेंगे। नाम से भी समझ सकते हैं, डेट का मतलब आपके ऊपर उधार कर्जा, मतलब आपको कभी ना कभी चुकाना पड़ेगा। वहीं जो नॉन डेट रिसीट्स हैं, मतलब वो कर्जा नहीं है, वो आपकी रेवेन्यू है, टैक्स से जो आपको आया, तो टैक्स आपको वापस नहीं करना पड़ेगा। नॉन टैक्स रेवेन्यूज हैं, वो भी आपको वापस नहीं करने पड़ेंगे। लोन्स की रिकवरी है, वो भी वापस नहीं करनी पड़ेगी। डिसइन्वेस्टमेंट है, वो भी वापस नहीं करनी पड़ेगी। तो वो सब नॉन डेट रिसीट्स में कैलकुलेट होते हैं। अब अगर हम टैक्स रेवेन्यू को डिटेल में समझने की कोशिश करें, तो जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं, उसके हिसाब से 2020-21 में जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है, सिर्फ 0.7% की बेसिकली बढ़त दिखाई दी। जो टैक्स कलेक्शन है, रफली 11.7% के आसपास डिक्लाइन देखा गया डायरेक्ट टैक्सेस में 2020-21 के दौरान। लेकिन 2020-21 में जो डायरेक्ट टैक्सेस में डिक्लाइन देखा गया 11.7% का, उसको हमने भरपाई कर ली, कॉम्पनसेट कर लिया। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमने 12.6% के आसपास की बढ़ोतरी देखी गई। जो बजटरी एस्टिमेट्स हैं 2021-22 के, उसके हिसाब से जो ओवरऑल ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है, रफली 16.7% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई देना चाहिए। जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है वो रफली 22.17 लाख करोड़ होना चाहिए 2021-22 के बजटरी एस्टिमेट्स के हिसाब से। जो जीडीपी का रफली 9.9% के आसपास आप उसको देख सकते हैं। मतलब ब्रॉडली अगर आप देखें तो जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है वो डायरेक्ट टैक्सेस का 50% बेसिकली आएगा, और जो बचा हुआ 50% है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से हमको मिलना चाहिए। मतलब आज की डेट में 2021-22 के बजटरी एस्टिमेट्स को आप देख लें तो डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस का रफली 50-50% आप शेयर देख सकते हैं। जो चार्ट आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे उसमें मेजरली 5 कंपोनेंट आपको दिखाई देंगे। आपके राइट हैंड साइड में 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं। जो कॉर्पोरेट टैक्स है, रफली 25% कंट्रीब्यूट करेंगे, और टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन कॉर्पोरेट टैक्स, मतलब जनरली पर्सनल इनकम टैक्स जिसको कहा जाता है, वो एडिशनल 25% कंट्रीब्यूट करेंगे। तो जो राइट हैंड साइड के दोनों सेक्टर्स हैं वो डायरेक्ट टैक्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड के 3 सेक्टर्स हैं, कस्टम्स हो गए, एक्साइज ड्यूटीज हो गई, जीएसटी हो गई, ये एक्चुअली इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिफ्लेक्ट करती हैं। मतलब 29% जीएसटी से, 15% एक्साइज ड्यूटी से और 6% कस्टम से आता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब जो टैक्स कलेक्शन खासतौर से डायरेक्ट टैक्सेस के रहे 2019-20 में रफली 11.7% के आसपास घटौती दिखाई दी। अब ऐसा लगता है कि इकोनॉमी जब रिवाइव हो रही है और जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमने किए, कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट एटसेट्रा, उसकी वजह से डायरेक्ट टैक्सेस कम होते हुए दिखाई दिए। अब ऐसा लगता है कि अप्रैल-नवंबर 2021 में ऑलरेडी 90% से ज्यादा की ग्रोथ रजिस्टर करते हुए दिखाई देते हैं। इसका मतलब टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्सेस हमने 1920 में रिफॉर्म्स की वजह से या कॉर्पोरेट टैक्स जो हमने कट किया उसकी वजह से कम हुए, अब वो वापस से रिकवर होते हुए दिखाई देते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में तो ऑलरेडी हम 1.2-1.3 लाख करोड़ तो सिर्फ जीएसटी से अर्न करना शुरू कर चुके हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की ऑलरेडी बेटर होती हुई दिखाई देती है। तो ये तो बात हो गई टैक्स रेवेन्यू की। अगर हम नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में जनरली जो इंटरेस्ट आपको मिलता है लोन्स पे, चाहे स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से, साथ ही साथ जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, डिविडेंड्स एक्सेट्रा से, या जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो सरप्लस आपको बेसिकली ट्रांसफर करता है, या इंडिया को एक्सटर्नल ग्रांट्स, बाहर से कोई पैसा मिलता है, रिसीट्स मिलती हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करे उसके बेसिकली एवज में, इन सबको आप नॉन टैक्स रेवेन्यू के रूप में कैलकुलेट करेंगे। और जो बजटरी एस्टिमेटेड 2021-22 उसके हिसाब से जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो रफली 2.43 लाख करोड़ के आसपास एस्टिमेट किया गया है, जो 16.8% हायर माना जा रहा है 2020-21 के मुकाबले। अब बात हो जाए जो नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स हैं। जो नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स हैं जनरली इसमें जो आपकी रिकवरी है, आपने किसी को लोन दिया हो, किसी को एडवांस दिया हो, डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा आया हो, इन सब की रिकवरी को नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स में इंक्लूड किया जाता है। जैसा हमने थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस किया। जो शेयर है लोन्स का वो पिछले कई सालों में लगातार डिक्लाइन होता हुआ दिखाई देता है, और इसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि 12th फाइनेंस कमीशन ने रेकमेंड किया कि स्टेट्स डायरेक्टली बोरो कर सकती है मार्केट से सेंट्रल गवर्नमेंट के बजाय, या सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के, अगर वो अपनी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू अपने सारे मानकों को पूरा करती हो। इसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट्स ने हो सकता है कि डायरेक्ट मार्केट से पैसा लेना शुरू कर दिया हो सेंट्रल गवर्नमेंट के बजाय, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लोन रिकवरी के तौर पे बहुत ज्यादा पैसा वापस आना अब कम हो गया हो, बंद हो गया हो।
जो बजटरी एस्टिमेट्स है 2021-22 के, उसके हिसाब से रफली 1.88 लाख करोड़ नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स के रूप में हमको मिलने वाले हैं, जिसमें से 1.75 लाख करोड़ सिर्फ डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स होनी चाहिए। और इस वजह से गवर्नमेंट ने फरवरी 2021 में ही जो नई डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है आत्मनिर्भर भारत, उसको भी इंप्लीमेंट करवाना शुरू किया है कि जो 1.75 लाख करोड़ का टारगेट है डिसइन्वेस्टमेंट से, इसको हम कैसे पूरा कर सकें। इकोनॉमिक सर्वे में एक बहुत शॉर्ट एंड स्वीट बेसिकली समरी दी गई है कि जो पूरी प्रोसेस है डिसइन्वेस्टमेंट की, ये शुरुआत से कैसे स्टार्ट हुई और आज की सिचुएशन में जो इवॉल्व हुई है, यहां तक हम कैसे पहुंचे, इसका भी एक छोटा सा डिस्कशन आपके साथ हो जाए। सबसे पहले 1951 में जो कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट पास किया गया, उसने बेसिकली अलाउ किया कि जो प्राइवेट फर्म्स हैं उसको नेशनलाइज किया जाना एक नेशनल स्टैंडर्ड पॉलिसी बन जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। जो एक्ट है उसने आर्टिकल 19(1) को बेसिकली इंसर्ट किया, जिसमें ऐसी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को इंसर्ट करने की पावर दे दी गई स्टेट्स को कि वो चाहें तो इंटरेस्ट में या जनरल पब्लिक के बेसिकली इंटरेस्ट में अलाउ कर सके नेशनलाइजेशन या ट्रेडिंग का स्टेट के किसी भी बिजनेस में। उसके बाद गवर्नमेंट ने एयर कॉर्पोरेशन एक्ट पास किया 1953, जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने 9 डिफरेंट एयरलाइंस, जिसमें एयर इंडिया हो, एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया हो, एयरवेज इंडिया हो, भारत एयरवेज हो, डेक्कन एयरवेज हो, हिमालयन एविएशन हो, इंडिया नेशनल एयरवेज हो, कलिंगा एयरलाइंस हो, एयर इंडिया इंटरनेशनल हो, इन सभी को नेशनलाइज कर दिया और इनको 2 डिफरेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया में बेसिकली मर्ज कर दिया। इसके बाद शुरुआत हुई लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के नेशनलाइजेशन की। 1956 में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट को पास किया गया, जिसके थ्रू 154 जो इंडियन इंश्योरर्स हैं, 16 जो नॉन इंडियन इंश्योरर्स हैं, 75 प्रोविडेंट सोसाइटीज हैं, इनको बेसिकली नेशनलाइज किया गया और मर्ज किया गया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको LIC भी कहा जाता है। और जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 का, उसके थ्रू जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस है 55 इंडियन कंपनीज का और 52 फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज का, उनको भी नेशनलाइज किया गया। इसके अलावा फिर शुरुआत हुई बैंकिंग सिस्टम या बैंकिंग सेक्टर के नेशनलाइजेशन की। 1969 में पहली बार 14 डिफरेंट बैंक्स को बेसिकली नेशनलाइज किया गया बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 के थ्रू। इसके बाद जो सेकंड राउंड हुआ बैंक नेशनलाइजेशन का, वो 1980s में हुआ, जिसके थ्रू पहले 14 बैंक जो 1969 में नेशनलाइज हुए, इसके अलावा और 6 बैंकों का 6 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ। बैंकिंग सेक्टर हो गया, एविएशन सेक्टर हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया। फिर कोल माइंस का नेशनलाइजेशन शुरू हुआ 1971 से 75 की पीरियड के दौरान। जो नेशनलाइजेशन है हमेशा से आज तक एक बहुत बड़ा डिबेटेबल इशू रहा है और इनफैक्ट 1958 में उस वक्त के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे श्री टी कृष्णमाचारी, उनको रिजाइन करना पड़ा क्योंकि नेशनलाइजेशन LIC के लेके एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी उस वक्त स्टार्ट हो चुकी थी। जब 1991 के रिफॉर्म्स ने किक इन किया, तो जो ट्रांजिशन हुई कि पब्लिक सेक्टर को आप बढ़ावा दें, प्राइवेट सेक्टर को आप बेसिकली अवॉइड करें, उसमें एक मेजर शिफ्ट आता हुआ दिखाई दिया। अगर आप हमारी इंडियन इकोनॉमी की सीरीज देखेंगे, जिसमें 9 से ज्यादा लेक्चर्स ऑलरेडी हम डिलीवर कर चुके हैं, उसमें आप बेसिकली जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की प्रोसेस है, उसमें किस तरीके से माइंडसेट चेंज हुआ। जो पब्लिक सेक्टर हम बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे थे और प्राइवेट सेक्टर को अवॉइड कर रहे थे, उस पूरे माइंडसेट में चेंज होना शुरू हो गया। अब हमने प्राइवेट सेक्टर को फिर से प्रमोट करना एज ए पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बेसिकली शुरू किया और तब जो इंटरिम बजट रहा 1991, उसमें पहली बार ये जो टर्मिनोलॉजी है, वर्ड है डिसइन्वेस्टमेंट, इसको यूज करते हुए देखा गया। लेकिन ये एक्चुअली गवर्नमेंट रही प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जिन्होंने एक नया डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया, डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट 1999 में। फाइनली 2001 में उसको फुल मिनिस्ट्री के तौर पर स्टैब्लिश किया गया और तब से स्टार्ट हुआ ये पूरा कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से जो हमारी स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं, उसको स्ट्रेटेजिक सेल के थ्रू उसमें से डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए। और इसके थ्रू गवर्नमेंट ने शुरुआत में 12 से ज्यादा पब्लिक सेक्टर कंपनीज हो, जिसमें मारुति उद्योग हो, हिंदुस्तान जिंक हो, भारत एल्यूमिनियम हो, विदेश संचार निगम लिमिटेड हो, इनको बेसिकली स्ट्रेटेजिकली डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। जो प्रोसेस रही डिसइन्वेस्टमेंट की, अगले एक डिकेड में 2004 से 2014 तक लगातार आगे चलती रही और पिछले 5 साल में इसमें फिर से रिन्यूड फोकस आता हुआ देखा गया है। तो ये शॉर्ट स्टोरी रही ओवरऑल हमारे डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम की। इस साल के बजट में भी एम्बिशियस हमने टारगेट रखा, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद उस टारगेट को अचीव कर पाने में हम बहुत सक्सेसफुल होते हुए दिखाई
नहीं देते हैं। सिमिलरली छोटा सा डिस्कशन हो जाए एसेट मोनेटाइजेशन पे। जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है एक्चुअली क्या है, क्या आप बेसिकली इसे सोचते हैं कि जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है जिसको एनआईपी भी कहा जाता है, वो एनविसाज करती है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जिसमें रफली 111 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हमें जरूरत पड़ेगी 2020 और 2025 के बीच में। और जो ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन टास्क फोर्स है उसने एस्टिमेट किया है कि हमको इसमें 15 से 17% इस पूरे 111 लाख करोड़ का इनोवेटिव और ऑल्टरनेटिव इनिशिएटिव से हमको इकट्ठा करना पड़ेगा, जिसमें हम डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के थ्रू भी फंड मोबिलाइजेशन कर सकते हैं। जो बजट है हमारा 2021-22 उसमें भी फोकस किया गया है कि किस तरीके से जो हमारे एसेट्स हैं उनको मोनेटाइज करें, उनको हम बेसिकली और ज्यादा कैपिटलाइज कर सकें, ताकि जो 3 पिलर्स हैं सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी फाइनेंसिंग के, उसमें एक इंपॉर्टेंट पिलर हमारा एसेट मोनेटाइजेशन का भी रहे। और अभी हाल ही में जो यूनियन बजट रहा 2021-22 का, उसके थ्रू और उसके बाद में नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लॉन्च किया गया नीति आयोग की कंसल्टेशन के बाद, जिसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन मिनिस्ट्रीज हैं उनके जो एसेट्स हैं उनको कैसे मोनेटाइज किया जाए, ताकि जो ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, चाहे रोड्स हैं, रेलवेज हैं, शिपिंग है, एविएशन है, ऑयल एंड गैस सेक्टर है, वेयर हाउसिंग सेक्टर है, इससे जो पैसा है मोनेटाइजेशन से, उस पैसे को हम यूटिलाइज कर सके नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को जो 111 लाख करोड़ की रिक्वायरमेंट है उसको फंड करने में। और जैसा अगर आप इकोनॉमी करंट के हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे और जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन पे लेक्चर हमने डिलीवर किया डिटेल में, उसके हिसाब से गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2022 से 2025 के बीच में नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के थ्रू रफली 6 लाख करोड़ से ज्यादा का फंड हम बेसिकली मोबिलाइज करेंगे, जनरेट करेंगे, जिसको हम यूटिलाइज कर सकें हमारी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को फंड करने में। जो 5 मेजर सेक्टर्स हैं जो 83% से भी ज्यादा बेसिकली वैल्यू एडिशन करेंगे इस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में, वो है रोड सेक्टर 27% कंट्रीब्यूशन, उसके बाद रेलवेज 25% कंट्रीब्यूशन, फिर पावर 15% कंट्रीब्यूशन, ऑयल एंड गैस 8% कंट्रीब्यूशन एंड टेलीकॉम सेक्टर 6% कंट्रीब्यूशन। अराउंड 15% जो एसेट्स होगा उसकी इंडिकेटिव वैल्यू रफली होगी 0.88 लाख करोड़। और कोशिश है कि 2021-22 से इसको रोल आउट किया जा सके और 2025 तक जो 6 लाख करोड़ का टारगेट है उसको भी हम पूरा कर सके। दोस्तों, लेक्चर नंबर 2 इकोनॉमिक सर्वे का जो लास्ट बेसिकली डिस्कशन होगा, अब हम डिस्कस करेंगे स्टेट फाइनेंसेस का। जब हमने सेंट्रल फाइनेंसेस को बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया, अलग अलग परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को डिस्कस कर लिया, डिफरेंट डेफिसिट्स एक्सेट्रा को डिस्कस कर लिया, क्या बेसिकली रीजंस रहे, क्या ट्रेंड्स रहे 2021-22 और उसके बाद 2022-23 में लगातार डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे देखे जा रहे हैं, अलग अलग तरह के डेफिसिट, रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं। अब एक शॉर्ट डिस्कशन हो जाए इस चैप्टर को क्लोज आउट करने के लिए स्टेट फाइनेंसेस का। स्टेट्स की क्या हालत है? जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है स्टेट्स का, वो ऐसा लगता है कि जो 3% जीडीपी की लिमिट है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेशन, उसको शायद 2020-21 और 21-22 दोनों में ही वो क्रॉस कर जाएगा। जो रेवेन्यू डेफिसिट है स्टेट्स का, वो भी अपनी जीडीपी का 0.1 जो 2018-19 में रिकॉर्ड किया गया था, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर जीडीपी का रफली 2% के आसपास हो जाएगा 2020-21। जो रिलैक्सेशन दी गई कि स्टेट्स बोरो कर सकते हैं, मार्केट से पैसा उठा सकते हैं, इसका मेन रीजन यही रहा कि जो एडिशनल एक्सपेंडिचर उन्हें करना पड़ेगा और जो रेवेन्यूज उनके कम हो गए कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, उसकी भरपाई या उसके शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए। जो नेट बोरिंग सीलिंग्स है कि आप कितना बेसिकली बोरो कर सकते हो स्टेट्स का, उसको अपने ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीएसडीपी जिसको कहा जाता है, उसके 5% तक बेसिकली अलाउ कर दिया गया 2020-21 में, और थोड़ा सा घटाकर उसको 4% तक ही लिमिट कर दिया गया 2021-22 में। दोनों ही, चाहे ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट हो या रेवेन्यू डेफिसिट हो स्टेट्स का, उम्मीद है कि 2021-22 में लगातार डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स पर देखे जाएंगे। जो ग्राफ, जो चार्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्लियरली 3 इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स आप देखिए। जो बेसिकली ब्लू है, बार चार्ट है ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। आप 2013-14 के आसपास अगर आप देखेंगे स्टेट्स का, तो रफली 2.2% के आसपास एस्टिमेट किया गया है। आप 2019-20 मतलब पैंडेमिक से जस्ट पहले देखेंगे तो रफली 2.6% के आसपास देखा गया है। वहीं आप 2016-17 में देखेंगे तो एक टाइम ऐसा आया जब ये ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट स्टेट्स का बढ़ के रफली 3.5% के आसपास एस्टिमेट किया गया। 2020-21 में जब पैंडेमिक ने हिट किया तो स्टेट्स का जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है ये बढ़ के हाईएस्ट लेवल 4.6% के आसपास पहुंच गया।
और अब ऐसा लगता है कि 2021-22 में ये फिर से घट के 3.7% के आसपास आ जाएगा। वहीं आप डेट टू जीडीपी बेसिकली रेशियो देखेंगे तो 2013-14 में 22.3%, वहीं 2016-17 में बढ़कर 25.5%, उसका बाद ऑलमोस्ट ये कांस्टेंट रहा 17, 18, 18, 19, लेकिन 19-20 में फिर ये बेसिकली बढ़कर 26.3%, और जब पेंडेमिक ने हिट किया तो सबसे ज्यादा 31.1%। एक्सपेक्टेशन है कि 2021-22 में भी फाइनली ये 31.2% के आसपास ही होवर करेगा एंड इवेंचुअली 2022-23 में ये मोस्ट लाइकली फिर से डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। एक और चिंता का इंडिकेटर रेवेन्यू डेफिसिट है जो स्टेट्स का, ये 2013-14 में बहुत माइन्यूट 0.1% के आसपास रहा। उसके बाद 14-15 में बढ़ा, लेकिन 15-16 में फिर से वापस उसी लेवल्स पे आ गया। 16, 17, 18, 19 बहुत ज्यादा इंक्रीज इसमें नहीं देखा गया, लेकिन मेजर अपटिक हम लगातार देख रहे हैं स्टेट्स के रेवेन्यू डेफिसिट में, जो कि रेड बेसिकली लाइन जिसमें येलो डॉट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे उससे बेसिकली इंडिकेट होता है। 2020-21 में ये बेसिकली बढ़ के रफली अगर आप इसको देखेंगे तो हाईएस्ट लेवल्स पर बेसिकली ये पहुंच गया है दोस्तों। वहीं अब ये 2021-22 में गुड न्यूज इसकी वापस से उम्मीद है कि फिर से वापस से अपने ट्रेंड पर आना शुरू हो जाएगा। जो स्टेट्स हैं उनको कितना पैसा मिलना चाहिए या उनकी नेट बोरिंग सीलिंग्स कैसे फिक्स कर दी जानी चाहिए, ये सभी बेस्ड की गई हैं जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसकी रिकमेंडेशन पे। जैसे 15th फाइनेंस कमीशन की एक मेजर रिकमेंडेशन रही कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप एडिशनल बोरिंग अलाउ करेंगे स्टेट्स को, और उनको आप एडिशनल 0.5% उनकी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का अलाउ कर सकते हैं, पर्टिकुलरली पावर सेक्टर में। ऑब्जेक्टिव इस रिलैक्सेशन का यही रहा कि ये जो एडिशनल बोरोइंग स्टेट्स को आप अलाउ करेंगे ताकि उनकी जो ऑपरेशनल और इकोनॉमिक एफिशिएंसी है पावर सेक्टर की उसको इंप्रूव किया जा सके, सस्टेन इंक्रीज को आप प्रमोट कर सके, पेड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एटसेट्रा एटसेट्रा। ये जो स्पेशल डिस्पेंसेशन है ये 4 साल के लिए बेसिकली स्टैंड कर दी गई है 2021-22 से लेकर 2024-25 सिर्फ पावर सेक्टर के लिए बेस्ड ऑन 15th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन। जो आरबीआई की स्टडी है स्टेट फाइनेंसेस पे वो भी क्लियरली हाईलाइट करती है कि जो स्टेट्स हैं उन्होंने हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बजट किया है 2021-22 अगर उसको आप कंपेयर करेंगे पिछले साल 2020-21 के मुकाबले। इसका मतलब सेंटर भी अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलमोस्ट 33, 34, 35% के आसपास बढ़ा रहा है, वहीं स्टेट्स भी अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब चाहे सेंटर हो या स्टेट्स हो, दोनों का बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में, कैपिटल एसेट क्रिएशन पे सबसे ज्यादा फोकस देखा जा रहा है। ये जो इंक्रीज होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर का स्टेट्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज जैसे मेडिकल, पब्लिक हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट, इन सारे एरियाज में सबसे ज्यादा फोकस इसके थ्रू करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी जो स्कीम है फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर 2021-22 इसको भी लगातार जारी रखा है कि सेंटर भी स्टेट जो ज्यादा अपना कैपिटल एसेट्स क्रिएशन या कैपिटल एक्सपेंडिचर पर फोकस करना चाहते हैं उनको सेंटर स्पेशली बेसिकली सपोर्ट करता नजर आए। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो कि सेंटर ने लिए हैं कि स्टेट्स को किस तरीके से सपोर्ट किया जा सके 2021-22 में, उनको बहुत ब्रीफली टच करेंगे। डिटेल्स आप चाहे तो सर्वे से पढ़ सकते हैं या आप न्यूज में देख सकते हैं, बुकलेट्स में देख सकते हैं। एक मेजर बेसिकली जो स्टेप लिया सेंटर ने कि जो बोरोइंग लिमिट है स्टेट्स की उसको बढ़ा दिया जाए, खासतौर से 2020-21 में। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के थ्रू एडिशनल बोरोइंग बेसिकली अलाउ की गई कि आप अपने जीएसडीपी या ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 2% तक बोरो कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2020-21, जो रफली सभी स्टेट्स के लिए टोटल हुआ 4.27 लाख करोड़ के आसपास। ये जो एडिशनल 2% बोरोइंग है जो अलाउ की गई, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 0.5% के आसपास, ये अनटाइड रहा, मतलब आप जिस चीज में चाहें इसको बेसिकली खर्च कर सकते हैं। और जो सेकंड इंस्टॉलमेंट रहा जो रफली 1% रहा जीएसडीपी का, उसमें कुछ 4 स्पेसिफिक रिफॉर्म्स के साथ उसको टाई कर दिया गया कि आप इन 4 बेसिकली स्पेसिफिक रिफॉर्म्स को कैरी आउट करेंगे तब ये आप एक एडिशनल 1% और बोरो कर सकते हैं। कौन कौन से वो 4 इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स रहे? ये रहे कि जो वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम है इसको आप इंप्लीमेंट करेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स को आप इंप्लीमेंट करेंगे, अर्बन लोकल बॉडी या यूटिलिटी रिफॉर्म्स को आप कैरी आउट करेंगे और पावर सेक्टर में मेजर रिफॉर्म्स आप कैरी आउट करेंगे।
इसके अलावा जैसा हमने कहा कि पावर सेक्टर के लिए इस बेसिकली 1% के अलावा एडिशनल 0.5% और आपको अलाउ किया गया 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे। इसका मतलब गवर्नमेंट ने बहुत कैलकुलेटेड अप्रोच लिया कि आप ये 4 इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स को इंश्योर करिए, इंप्लीमेंट करिए अपने स्टेट में, और आप अपने जीएसडीपी का रफली 2% तक एडिशनल बोरोइंग कर सकते हैं, जो पूरे कंट्री के लिए रफली 4.27 लाख करोड़ के आसपास एस्टिमेट किया गया है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक और मेजर स्टेप लिया स्टेट्स को सपोर्ट करने का, कि किस तरीके से स्टेट्स को कॉम्पनसेट किया जाए जो जीएसटी में कमी देखी गई, खासतौर से लॉकडाउन पीरियड फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के बीच में, उसको कैसे बेसिकली उसकी कमी को कैसे कॉम्पनसेट किया जाए। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कि जीएसटी के अंदर जो शॉर्टफॉल है और जिसकी वजह से स्टेट्स को जो कॉम्पनसेशन पे किया जाना था वो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी नहीं कर पा रही थी, उसके लिए स्टेट्स को स्पेशल बोरोइंग विंडो अवेलेबल करवाई गई 2020-21 में, और इसके तहत रफली 1.10 लाख मतलब 1,10,000 करोड़ के आसपास बोरो किए गए इस बेसिकली विंडो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, और उसको स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को पास ऑन बेसिकली किया गया लोन बेसिस पे, जिसको इस रिसोर्स गैप मतलब जो पैसा हम जीएसटी कॉम्पनसेशन के तौर पे आपको नहीं दे पाए उसको हम इस तरीके से आपको पूरा करेंगे जो आपको लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे करके रिटर्न करना होगा। यह दूसरा मेजर स्पेशल असिस्टेंस रहा सेंटर का स्टेट्स की फाइनेंसेस को बोल्स्टर करने में। तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप जो सेंटर की स्कीम रही स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें फोकस यही रहा कि जो फिस्कल एनवायरनमेंट है स्टेट गवर्नमेंट्स का, खासतौर से 2020-21 लॉकडाउन पेंडेमिक एक्सेट्रा की वजह से, और उनका टैक्स रेवेन्यूज में जो शॉर्टफॉल रहा पेंडेमिक की वजह से, उसको कैसे कॉम्पनसेट करें कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में मतलब ऐसे खर्चों में जो मेजर बड़े प्रोजेक्ट्स या कैपिटल एसेट्स क्रिएट करने के लिए स्टेट्स यूटिलाइज कर रहे हैं उसमें फंडिंग में कमी ना आए, उसके लिए सेंटर ने जो स्कीम है फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको बेसिकली और ज्यादा फोकस किया। इसमें रफली 11,830 करोड़ सेंटर ने स्टेट गवर्नमेंट्स को दिए 50 साल के इंटरेस्ट फ्री लोन के तौर पे, ताकि स्टेट्स कंटिन्यू फोकस बेसिकली कर सके अपने एसेट क्रिएशन में। तो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंसेस की बात की, हमने स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंसेस की बात की। अब अगर हम देखें तो एक ओवरऑल डिस्कशन हम देखें कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट का टोटल फाइनेंस जिसको कहा जाता है जनरल गवर्नमेंट फाइनेंसेस, मतलब आप सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंसेस को मिला देंगे तो उसके लिए जो टर्म आप यूज करेंगे उसको आप कहेंगे जनरल गवर्नमेंट फाइनेंसेस। जो फिस्कल पोजीशन है ओवरऑल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिला के सभी सेक्टर्स की, उसको जनरल गवर्नमेंट फाइनेंस के तौर पे कैरी आउट किया जाता है। तो ओवरऑल ऐसा लगता है कि जनरल गवर्नमेंट फाइनेंसेस मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिला के कि जो एडिशनल बोरोइंग हमने की 2020-21 में, चाहे वो सेंटर हो या स्टेट हो, जिसकी वजह से हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट रहा, हमारा जो बेसिकली फिस्कल स्पेस कम हुआ, उसको एक्सपेंड करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से हमारे फिस्कल डेफिसिट हो, रेवेन्यू डेफिसिट हो, ये ऑल टाइम हाई हिट बेसिकली करने लग गए। लेकिन अब 2021-22 से लगातार इकोनॉमी ओपन हुई, रेवेन्यूज बढ़ने लगे, तो जितने भी फिस्कल बेसिकली बोरोइंग्स हमारी रही, अब गवर्नमेंट धीरे धीरे करके उन डेफिसिट्स को कम करने लगेंगी, उनको वापस रीपे करने लगेंगी। इसके अलावा एक बहुत शॉर्ट डिस्कशन उसके बाद आज के लेक्चर को हम क्लोज आउट करेंगे कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉलिसी मेजर्स रहे कि पैसा तो हम खर्च कर रहे हैं, रेवेन्यू बेसिकली आप जनरेट कर रहे हैं, पैसा आप मोबिलाइज कर रहे हैं, लेकिन उसकी एफिशिएंसी को, उसकी इफेक्टिवनेस को, कि जो पैसा मैं खर्च करूं उससे मुझे ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाए, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए। एक मेजर इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जिसको जैम पोर्टल भी कहा जाता है। इनफैक्ट एज एन आईएएस ऑफिसर, एज ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम, जो गवर्नमेंट के मेजर प्रोक्योरमेंट्स हैं, या इनफैक्ट मैं तो कहूंगा पेन से लेके, पेंसिल से लेके, कंप्यूटर से लेके, मेजर प्रोक्योरमेंट से लेके ह्यूमन रिसोर्स, सारी चीजें अब जैम पोर्टल के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों करना शुरू कर चुकी हैं, जिससे कंपिटेटिवनेस रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे, अकाउंटेबिलिटी रहे। जो भी चीजें आप खरीदना चाहते हैं इस ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ही आप खरीद सकते हैं। जैम बेसिकली आप देखें तो फ्लिपकार्ट हो या अमेजन हो या मिंत्रा हो, इसी का एक सरकारी बेसिकली आप रूप के तौर में इसको आप देख सकते हैं, जिसमें कोई भी चीज आपको खरीदनी है आप अप्लाई करिए, स्पेसिफिकेशंस आप स्पेसिफाई करिए, और उसके अलावा फिर बेसिकली लोग बिड करेंगे और जो लोवेस्ट बिडर होगा उससे आप ट्रांसपेरेंट तरीके से वो परचेस कर सकते हैं। कोशिश यही की जा रही है कि पहले जो नॉन ट्रांसपेरेंट मेथड्स थे या ऑफलाइन मेथड्स थे, जिसमें बहुत बार एलिगेशंस होते थे करप्शन के या लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के, उनको कैसे दूर किया जा सके। पहला इंपॉर्टेंट स्टेप,
दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप हुआ कि गवर्नमेंट ने नई गाइडलाइंस इशू की कि जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसमें किस तरीके के रिफॉर्म्स लाए जाएं। मतलब एक तो हमने किया कि जो कॉमन गुड्स हैं उनको जैम से आप खरीदेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट कई बार जो नॉन रूटीन गुड्स होती हैं, सर्विसेज होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको हाईवेज के कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटेरियल चाहिए ये आप जैम से नहीं खरीद पाएंगे। बिल्डिंग्स के लिए आपको चाहिए जैम से नहीं खरीद पाएंगे। कंसल्टेंट्स आपको हायर करने तो कई बार आपको हो सकता है जैम से ना मिल पाए। उसमें ज्यादा एफिशिएंसी कैसे ली जाए ऐसे मेजर प्रोजेक्ट्स में या बिग टिकट स्पेंडिंग आइटम्स में, उसके लिए गवर्नमेंट ने सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल जो कि जनरल फाइनेंशियल रूल्स या जीएफआर 2017 है उनको कंफर्म करती हुई नई गाइडलाइंस बेसिकली इशू की हैं। और गवर्नमेंट की जो जीएफआर 2017 गाइडलाइंस हैं वो 3 डिफरेंट मेथड बेसिकली सजेस्ट करते हैं कि जो भी बिडर्स हो उसको या तो आप लीस्ट कॉस्ट सिस्टम से क्वांटिफाई कर सकते हैं कि जिसने सबसे कम बोली लगाई है, बिड की है, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। दूसरा है क्वालिटी कम कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन कि आप सिर्फ ऐसा ना हो कि लोएस्ट बिडर हो उसी को सिलेक्ट करें अगर उसकी क्वालिटी से आप सेटिस्फाइड नहीं है। और तीसरा है सिंगल सोर्स सिलेक्शन, क्योंकि बहुत सारे परचेजेस ऐसे हो सकते हैं कि जो आप चाहते हुए या ना चाहते हुए भी आपको सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर वेंडर से ही परचेज करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने एसी खरीदे, एसी आपने एलजी के खरीदे, उनके स्पेयर पार्ट्स वगैरह फिर आपको एलजी से ही खरीदने पड़ेंगे क्योंकि उसमें दूसरी किसी कंपनी के फिट नहीं आएंगे। तो ना चाहते हुए भी आप उसमें एक्चुअली मल्टी सोर्स सिलेक्शन आप ऑप्शन नहीं चूज कर सकते, आपको उसी पर्टिकुलर वेंडर के पास जाना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ लास्ट में मेथड्स रहे या जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाए, स्टेट फाइनेंसेस को, सेंट्रल फाइनेंस को कैसे बोस्टर किया जाए, क्या डिफरेंट ट्रेंड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में एक लास्ट डिस्कशन हुआ आज के हमारे लेक्चर नंबर 2 या चैप्टर नंबर 2 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2021-22। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 आपको पसंद आए होंगे। लेक्चर नंबर 3 भी हम लगातार हाल ही में बहुत जल्दी आपके सामने लॉन्च करेंगे। और इससे पहले आज के डिस्कशन को क्लोज आउट किया जाए, मुझे लगता है कि लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 में जैसे कॉम्प्रिहेंसिवली हमने डिफरेंट सेगमेंट्स को या पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, कवर करने की कोशिश की है, लेक्चर नंबर 3 हमारा फोकस करेगा एक्सटर्नल सेक्टर कि क्या ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, इंडिया का जो मर्चेंडाइज ट्रेड है उसमें क्या ट्रेंड्स और डेवलपमेंट दिखाई दे रहे हैं, ट्रेड इन सर्विसेज में क्या सिचुएशन है, प्राइवेट ट्रांसफर्स की क्या सिचुएशंस है, इनविजिबल्स की क्या सिचुएशन है, हमारा करंट अकाउंट बैलेंस बेसिकली क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है। इसके अलावा जो हमारा कैपिटल अकाउंट है, फाइनेंशियल अकाउंट है, उसके बारे में भी आपसे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की क्या सिचुएशन है, इसके अलावा एक्सचेंज रेट में क्या मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा लास्ट 2 टॉपिक रहेंगे हमारे कि जो नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन है, इसके अलावा एक्सटर्नल डेट की क्या सिचुएशन है इंडिया की। ये हमारा कवर करेगा लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 बेसिकली हमारा फिर फोकस करेगा डिटेल में जो मॉनेटरी मैनेजमेंट और फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन है कि डिफरेंट मॉनेटरी डेवलपमेंट्स क्या है, लिक्विडिटी कंडीशंस क्या है, कैसे गवर्नमेंट मैनेज करने की कोशिश कर रही है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट है उसमें क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, बैंकिंग सेक्टर की क्या सिचुएशन है, एनपीएस की क्या सिचुएशंस है, लैंडिंग की क्या सिचुएशन है, फिर मॉनेटरी ट्रांसमिशन कि गवर्नमेंट बेसिकली अगर अपना इंटरेस्ट रेट कम करती है, बढ़ाती है, उसका आम पब्लिक को कैसे फायदा पहुंचता है, नहीं पहुंचता है, उसकी क्या सिचुएशन है, बैंक की लैंडिंग डिपॉजिट रेट्स के बारे में बात करेंगे, बैंक क्रेडिट ग्रोथ के बारे में बात करेंगे और एनबीएफसीज मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कैपिटल मार्केट्स में क्या डेवलपमेंट है या फिर एफपीआईज के बारे में और इंडिया के बेंचमार्क इंडिसेस, इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, पेंशन सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और लेक्चर नंबर 4 हम रैप अप करेंगे जो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड है उसके बारे में डिस्कशन में, उसकी इफेक्टिवनेस के बारे में, उसमें जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स और रिफॉर्म्स लाए गए उसके बारे में। दोस्तों मुझे उम्मीद है दोस्तों लेक्चर नंबर 2 भी आपको लेक्चर नंबर 1 की तरह बेहद पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।